देखो सुरेश सर के हैं छोटी पर हैं आज, उनके वो परेशानी है घर पे, तो अब वो क्लासेस आपके डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो लेक्चर मैं ले रहा हूँ, लेकिन करंट अफेयर्स तो मेरा जीरो है। तो आप बैंकिंग में आप जो कुछ पढ़ना चाहते हो मुझे बता दो, ताकि मैं आपको कोई टॉपिक इलॉबरेट कर सकूँ। तो टॉपिक आपको लगता था मेरा कमज़ोर है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, तो इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत पार्ट, बैंकिंग का थोड़ा बहुत पार्ट एसएससी रेलवे में आता है, एक दो क्वेश्चन के फॉर्म में। और इकोनॉमिक्स तो खैर ब्रॉडली आता है, 3-4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी आते हैं, लेकिन बैंकिंग का जो मेजर रोल है वो बैंक के एग्जाम्स में ही है। और प्री में कुछ नहीं आता है, मेंस में आता है। और नौकरी कब मिलती है? मेंस के बाद, बाकी प्री के बाद। बताएं कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपके दिमाग में बैंकिंग का? अकाउंट रिलेटेड क्या क्या चीज़? अच्छा अकाउंट्स टाइप, ठीक है, वो तो आपको सर पढ़ा ही देंगे, क्योंकि फिर अगर मैं पढ़ाऊँगा तो भी आप चक्कर गिन्नी खा जाओगे। ये मालूम, मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्या पढ़ाया, कहाँ तक पढ़ाया। ठीक है, CRR SLR और ये सब, तो ये सब बैंकिंग सिस्टम का पार्ट है। और ये कैसे काम करता है कि कोई भी बैंक खुद कैसे काम करता है, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बैंक है और बैंक के पास पैसा आएगा, तो पैसा बैंक के पास कहाँ से आएगा? डिपॉजिट आएगा आरबीआई से। क्या बात, हाँ बताओ, वेरी गुड, कहाँ से आया बताओ भाई, आरबीआई से कैसे आएगा? आरबीआई बोला ना आपने, आरबीआई से बैंक के पास कोई पैसा नहीं आएगा। बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा? कस्टमर से आएगा। अभी कस्टमर डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स खुलाएंगे, है ना, चाहे वो टाइम डिपॉजिट हो, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो। डिमांड डिपॉजिट मतलब जो डिमांड करते मिल जाएंगे, सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट। और टाइम डिपॉजिट मतलब एक टाइम के बाद मिलेंगे। फिक्स डिपॉजिट, इसको FDR भी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। और आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। तो बैंक के पास मेजरली तो पैसा यहीं से आता है। ठीक है, इसके अलावा बैंक के पास पैसा आने के कुछ छोटे मोटे जगह हो सकती है, पर मेजर पार्ट नहीं है। तो इसको अगर हम सेकंड पार्ट को देखें, तो बैंक के पास कोई प्रोविजनली पैसा आता है। अभी प्रोविजनल पैसा कैसे आता है कि अगर मान लो आपने डीडी बनवाया बैंक में, और आपने कहा भाई मुझे ये डीडी 1 लाख रुपए का डीडी बना के दे दो। वो 1 लाख रुपये किसका है? आपका है। आप आपके बैंक खाते में तो है नहीं, आपने तो किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। तो बैंक को आपने डीडी बनाने के लिए दिया, बैंक उस डीडी आपको बना के दे देगा। और डीडी का भुगतान मान लो 7 दिन बाद होता है। आपने जिसको डीडी दिया उसने वो पैसा बैंक से कब लिया? 7 दिन बाद में लिया। तो 7 दिन तक तो पैसा बैंक के पास रहा ना, तो वो पैसा बैंक का क्या हो गया? प्रोविजनल हो गया। बैंक उसको किसी भी काम ले सकता है जब तक आप उससे डिमांड ना करो। तो मेजरली तो बैंक के पास बस यहीं से पैसा आता है। अब बैंक करता क्या इन सब पैसों का? तो बैंक इन सब के देता है। सबसे इम्पोर्टेंट, बैंक की कमाई कहाँ से होती है? लोन्स एंड एडवांसेस। जब भी आप बैंकिंग टर्म्स पढ़ोगे, ये दोनों शब्द आपको एक साथ लिखे मिलेंगे, लोन्स एंड एडवांसेस, ऋण एवं अग्रिम। ऋण और अग्रिम में बस फ़र्क इतना है कि जो भी आप लोन लेते हो दैट हैज़ टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। ये आप इंस्टॉलमेंट में पे करोगे और ये आप एक साथ पे करोगे। जैसे अगर आपके घर पे कोई मेड काम करने आ रही है और वो मेड काम करके जाती है और आप उसको महीने के 2,000 रुपये देते हो। अब पिछले 5 साल से वो मेड आपके यहाँ पे काम कर रही है। उसने एक दिन आपको कहा कि भैया मुझे 1,000 रुपये की ज़रूरत है। तो 1,000 आपसे लोन मांग रही है कि एडवांस मांग रही है? अच्छा, एडवांस मांग रही है। मैंने नहीं बताया आपको, आप खुद बता रहे हो ना, एडवांस मांग रही है। उसने कहा कि नहीं, मेरे घर में ना मेरे बच्चे की शादी है और मुझे 50,000 रुपये चाहिए। ये एडवांस है कि लोन है? क्या फ़र्क समझे दोनों में, आप बताओ। क्या अमाउंट का फ़र्क है? नहीं, अमाउंट का फ़र्क नहीं है। अमाउंट का फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि जो उसने एडवांस लिया है वो आप उसकी सैलरी में से काट लोगे, है ना। तभी तो उसने सैलरी में से एडवांस लिया कि मेरे पास कहीं से पैसा आने वाला है, उसके प्रोविज़न में आप मुझे पैसा दे दो। तो जब भी मेरे पास पैसा आएगा वो पैसा मैं आपको एक साथ चुका दूंगा। तो जब आप पैसा एक साथ चुका रहे हो तो वो एडवांस है। ब्याज तो इसमें भी लगेगा, ब्याज इसमें भी लगेगा, दोनों में ब्याज लगेगा। अब आप मेड से ब्याज ले रहे हो नहीं ले रहे हो वो आपका
और मेड का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन बैंक तो हमेशा ब्याज लेगा। तो अगर वो पैसा एक साथ चुकाया जा रहा है तो एडवांस है, और अगर इंस्टॉलमेंट में चुकाया जा रहा है तो लोन है। तो वो मेड 50,000 आपको कैसे चुकाएगी? वो कहेगी भैया ठीक है ना, हर महीने मेरे सैलरी में से 1,000 रुपये 500 रुपये काट लेना, और मेरे पास कभी अगर एकदम से पैसे आएंगे तो मैं बीच में आपको जमा करा दूंगी 5,000 7,000। यही तो लोन हुआ, क्योंकि वो लोन एक साथ देने वाली नहीं है 50,000 आपको। तो जो भी काम किस्तों में करा जाएगा वो क्या हो जाएगा? लोन। और जो काम एक साथ पैसा चुकाया जाएगा वो क्या हो जाएगा? एडवांस। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हुए लोन ऑन एडवांस। तो बैंक को यहीं से तो इंटरेस्ट जनरेट होता है कि नहीं होता है? तो बैंक यहीं से अपनी कंप्लीट इनकम कर रहा है। तो जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है बैंक का वो यही है, सोर्स ऑफ इनकम। अब एक परेशानी है, वो परेशानी क्या है कि इसको अपन एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि आपने हमारे को यहाँ पर फीस जमा कराई, तो आप सबने लेट से 10-10 हज़ार रुपये फीस जमा करा दी, और अब आप 200 विद्यार्थी बैठे हो, तो 10,000 इंटू 200 20 लाख रुपए हो गए। तो 20 लाख रुपए आप सबने हमारे को मिल करके जमा करा दिए। अब 20 लाख रुपए आपने किस काम के लिए जमा कराए? पढ़ने के लिए। तो क्या हम आपको पढ़ाई 1 महीने में करा देंगे? नहीं कराएंगे। तो हम आपको पढ़ाई कराने वाले हैं अगले 15 महीने में। तो हर महीने उसको पार्टीशन कर लेते हैं, 20 लाख बटा 15 कर देंगे तो 1,33,333 रुपये महीने की हमारी कमाई हुई आपके बैच से। लेकिन जब आपने हमारे को डे 1 पर 20 लाख रुपए दे दिए, और वो 20 लाख रुपए हम तुरंत ही सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दें कि भाई मान लो मैं हूँ, सुरेश सर है, सुरेंद्र सर है, दिव्या मैम है, प्लस अदर स्टाफ है। हम कहें भैया देखो इस बैच का सबका हिस्सा ही पकड़ो, कि भाई 2 लाख तुम्हारे, 2 लाख तुम्हारे, 50,000 तुम्हारे, 3 लाख तुम्हारे, वगैरह वगैरह, और हमने सब कुछ बांट दिया और पूरे 20 लाख हमने पूरे कर दिए। अब नेक्स्ट डे मालूम पड़ता है कि सुरेंद्र सर ने कह दिया मैं तो कल से नहीं आऊँगा। अब आपके बैच को जो जी की पढ़ाई जानी है वो कौन पढ़ाएगा? अदर फैकल्टी पढ़ाएगी। वो अदर फैकल्टी फ्री पढ़ाएगी क्या? पैसे लेगी? वो मैं कहाँ से दूंगा? तो क्या आपको लगता है सुरेंद्र सर वापस देंगे? नहीं देंगे। अब मैं क्या करूँ? मैं आपकी भी गलती नहीं है। आपने कहा मार साहब हमने तो आपको 10,000 दिए थे अगले 15 महीने पढ़ने के लिए, अभी आपकी पढ़ाई 15-20 दिन हुई है, तो आपको तो पूरा पढ़ाना ही पढ़ाना है। आप सुरेंद्र सर नहीं तो वीरेंद्र सर से पढ़ाओ, वीरेंद्र सर नहीं तो नरेंद्र सर से पढ़ाओ जरूर, पढ़ाना तो मेरे को है ही। लेकिन अब जो भी व्यक्ति पढ़ाएगा वो पैसे चार्ज करेगा मेरे से। मैं उसको ये तो नहीं बोल सकता ना कि भैया यार वो तुम्हारे पैसे तो मैंने सुरेंद्र सर को दिए थे और सुरेंद्र सर तो मना कर गया, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो यार तुम अगले बैच में लेना तुम तो पैसे, ये बैच तो तुम थैंक यू वेरी बैच में पढ़ाओ। तो कोई भी नहीं पढ़ाएगा ना। तो अगर मान लो मैंने आपके बैच को पढ़ाया ही नहीं, जी के ही कट हो गई, तो फिर आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। अभी आपका रिस्पॉन्स नेगेटिव है। मान लो यही का ये काम दिव्या मैम ने भी कर दिया, तो मैं उसकी जगह भी अरेंजमेंट फैकल्टी नहीं कर पाया, तो अब नेगेटिव या और नेगेटिव होता जाएगा। लेकिन ये तो मैंने आपको एक परिदृश्य दिखाया। अगर मैं आपको इसका दूसरा सीन दिखाऊं, दूसरा सीन ये हो कि जो 20 लाख रुपए आपने हमारे को दिए वो हमने किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे। हमने कहा भैया अभी तो बैच चल रहा है ना, तो महीने के 2-2 5-5 हज़ार लेते जाओ सब लोग, जैसे जैसे बैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और पैसे दे देंगे, क्योंकि पैसा अभी मैच्योर नहीं हुआ है। कब पैसा मैच्योर होगा? जब बैच कंप्लीट हो जाएगा। क्या भैया देखो हमने पूरा सिलेबस करा दिया, किसी का डाउट रह गया हो तो पूछ लो, कोई टॉपिक रह गया हो तो पूछ लो, नहीं साहब बैच ओवर हो गया, तब हमारा पैसा जाके मैच्योर होगा ना, या आज ही मैच्योर हो गया? हाँ, पूरा बैच होने पर होगा। तो पहला सीन मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरे सीन पर आते हैं। तो दूसरा सीन ये है कि मैंने कहा नहीं भाई 20 लाख रुपए आ गए, ये जिम्मेदारी मेरी है, तो जैसे जैसे बैच आगे बढ़ेगा मैं आपको महीने के कुछ पैसे देता जाऊँगा। तो मान लो एक महीने बाद सुरेंद्र सर ने कहा मैं कल से नहीं आऊँगा, तो बताना भाई। अब मैं दूसरी अगर अरेंजमेंट फैकल्टी बुलाऊँगा तो वो पैसे डिमांड करेगा ना, और वो देने के लिए मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है? तो क्या मैं जब अरेंजमेंट फैकल्टी रख दूंगा, क्योंकि मेरे को पैसे की दिक्कत नहीं है, पिछले वाले मामले में मुझे पैसे की दिक्कत थी क्योंकि पैसा हाथ से जा चुका था, तो इस बार आप नेगेटिव होगे कि नहीं? नहीं होगे।
कि ठीक है भैया 1-2 दिन क्लास नहीं हुई तो कौन सी बड़ी बात है ना, अल्टीमेटली क्लास तो हो ही रही है ना। आप भी तो एब्सेंट होते हो, नहीं होते हो, कोई भी एब्सेंट हो सकता है भाई, ठीक है 1 दिन 2 दिन क्लास नहीं हुई। तो कुछ ऐसा ही बैंक के साथ होता है। बैंक के पास मान लो 100 रुपये आया, कितना रुपया आया, और बैंक ने 100 रुपये का 100 रुपये क्या कर दिया, लोन दे दिया। अब अगर ये पैसा डिमांड करने आएगा तो बैंक कहाँ से देगा? आ रही बात समझ में? मान लो बैंक ने यही 200 अकाउंट खोले, यही 200 अकाउंट खोले 10-10 हज़ार रुपये के, सबके खाते में 20 लाख रुपए हो गए, और बैंक ने उठा करके ये 20 लाख रुपए 20 लोगों को लोन दे दिया कि भाई 1-1 लाख रुपए सबको लोन दे दिया। अब महीने के महीने इंस्टॉलमेंट आएगी, ब्याज आएगा, लेकिन फिर तो महीना पूरा होगा जब ब्याज आएगा ना, महीना पूरा होगा जब इंस्टॉलमेंट आएगी। अब आप में से 4 लोग कल ही पहुँच गए कि वो साहब 2-2 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, ATM से विड्रॉल करने पहुँच गए, बैंक पहुँच गए, तो क्या बैंक के पास देने को पैसा है? नहीं। तो अब बैंक पैसा लाएगा कहाँ से? इसलिए बैंक क्या करता है, सारा का सारा पैसा लोन्स एंड एडवांसेज में नहीं देता है। वो कहेगा नहीं, जैसे ज़रूरत होगी वैसे ही पैसा दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक बनाता है बकेट्स। क्या बनाता? बकेट्स, बाल्टियाँ। तो बकेट मतलब एक प्रोविज़न उसने बना दिया कि डे 1 बकेट। डे 1 का बकेट मतलब वो ये मान के चलता है कि मेरे पास जितना भी पैसा आज तक जमा हुआ है उसका 1%, मैं आपको केवल ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर हर बैंक का अलग अलग हो सकता है। डे 1 के लिए मुझे 1% कैश अपने पास रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे कस्टमर होंगे जो रोज़ ही बैंक जाएंगे और पैसा विड्रॉ करेंगे। मान लो अब आपके पेरेंट्स के खाते में 5 लाख रुपए जमा है और अब आपकी शादी होने वाली है, तो पेरेंट्स जाके 5 लाख निकालेंगे ना, तो वो पैसा बैंक के पास देने के लिए होना चाहिए। और कहाँ होना चाहिए? बैंक के पास कैश के फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है। फिर ऐसे ही डे 7 का बकेट हो जाएगा, वो 1% से कुछ ज़्यादा होगा। फिर ऐसे ही डे 30 का बकेट हो जाएगा, वो इससे भी कुछ ज़्यादा होगा। तो बैंक ने ये व्यवस्था किसके लिए करी? कस्टमर के ट्रांजैक्शन के लिए, कि भैया अगर वो आएगा तो उसने आखिर बैंक में पैसे जमा ही क्यों कराए, ताकि जब उसको ज़रूरत पड़े तो वो पैसा यूज़ कर सके, या यूज़ नहीं कर सके, यूज़ कर सके। तो लगभग 1-2% पैसा तो बैंक ने अपना यहाँ ब्लॉक कर दिया, और बैंक को इस पैसे पर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने जो पैसे हमारे को फीस के तौर पे दिए वो डायरेक्ट हमारी रेवेन्यू है। क्या है? रेवेन्यू। वो आप हमारे से वापस डिमांड नहीं कर सकते, पर हाँ आप ये डिमांड कर सकते हो कि सर आपने जिस एवज में पैसे लिए थे, जिस अगेंस्ट आपने पैसे लिए, वो चीज़ तो पूरी करो। आपने कहा था आपको पढ़ाएंगे तो पढ़ाओ, तो आप पढ़ने के लिए हमारे को, पढ़ाने के लिए आप हमारे को बाध्य कर सकते हो, यू कैन मेक अस लायबल टू टीच, लेकिन आप पैसे वापस डिमांड नहीं करोगे। बैंक वाले मामले में जो आपने 10-10 हज़ार रुपये जमा कराए, वो आपने क्या करने के लिए जमा कराए? वापस लेने के लिए, कि भैया मेरे को लग रहा है कि ठीक है मेरे पास पैसे पड़े हैं, जेब में हो सकता है गिर जाएंगे, घर पे है तो चोरी हो जाएंगे, तो बैंक में तो मेरा पैसा सेफ है, प्लस मुझे ब्याज मिलेगा। तो आप बैंक से पैसा कभी भी वापस डिमांड करोगे तो बैंक का तो नहीं हुआ ना वो पैसा, लेकिन अब इस पैसे पर बैंक आपको ब्याज तो भर रहा है, भरा ना, और ये इस पैसे पर बैंक को ब्याज मिल नहीं रहा है। अब इसी को दूसरे एग्जाम्पल से समझो, जहाँ पर भी डाउट हो तुरंत पूछ लेना। आपने क्या करा? आपने सोचा कि यार मैं ना बिज़नेस खोलूँगा एक, ठीक है भाई, किस चीज़ का बिज़नेस खोलूँगा? चलो मैं रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप खोलूँगा। तो आपने कहा यार भाई मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो चलो बैंक से लोन ले लेते हैं। बैंक ने आपको 20 लाख रुपए का लोन दे दिया। कितने का? आपके सब नॉर्म्स आपने पूरे कर दिए, सारी एलिजिबिलिटी आपने पूरी कर दी, बैंक ने आपको 20 लाख रुपए का लोन दे दिया। अब 20 लाख रुपए के लोन पर जो इंटरेस्ट है, लेट से 1% पर मंथ है। 20 लाख का 1% होता है 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये अब आपका महीने का ब्याज लगने वाला है, और अगर इसको डेली कन्वर्ट करूँ तो लगभग 667 रुपये रोज़ का ब्याज आपका लगेगा। तो ये आपका ब्याज खर्चा है डायरेक्टली, बोलो है कि नहीं? तो जैसे ही आपने बैंक से 20 लाख रुपए लिए, अब आप क्या करोगे? अब क्या थोड़े दिन पैसे अपने पास रखे रखोगे, या तुरंत ही दुकान खोलने की, बिजनेस सेटअप करने की सोचोगे? तुरंत ही क्यों? क्योंकि जिस क्षण आपने बैंक से पैसा लिया
उसी क्षण रोजाना 666 रुपये आपका ब्याज लग रहा है ना। तो आप कहोगे भैया ये तो मेरा ब्याज लग रहा है, मैं इसको क्यों डिले करूं? मैं जितना डिले करूंगा ब्याज तो मेरे को ही भरना है ना। तो अगर मैंने पैसा बैंक से ले लिया तो मुझे उसको यूज़ भी कर लेना चाहिए। तो आप उसको यूज़ करना शुरू कर दोगे, और यूज़ मतलब पर्सनल यूज़ नहीं करोगे, बिजनेस यूज़ करोगे, जिससे इनकम हो और आप वो ब्याज अगेन रीपे कर सको, पूरा लोन भी रीपे कर सको। क्लियर है ये बात? कंफर्म? अब यही की यही कंडीशन बैंक पे भी तो लागू होती है। अब अगर आपने तो लोन लिया नहीं, पर बैंक के पास जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उन्होंने तो बैंक को पैसा दिया ना, तो बैंक तो इनको डे 1 के मोमेंट से ही ब्याज दे रहा। इधर आपके पैसे जमा हुए, इधर ब्याज का मीटर चालू हो गया। तो अगर ऐसा माना जाए कि पूरे 20 लाख में से आपके पास 10 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया, 10 लाख बचे रह गए, तो ये समझदारी नहीं है, क्योंकि ब्याज तो आपको पूरे 20 लाख पे भरना। बिजनेस में आपने कितने लगाए? 10 लाख, तो बाकी 10 लाख क्या है आपके पास? कैश पड़े हैं, बैंक में पड़े, तो क्या वो पड़े पड़े दूध दे रहे हैं? दूध से मतलब है क्या वो पड़े पड़े कोई प्रॉफिट दे रहे हैं, है ना? ऐसे ही मुहावरा ने सुना होगा, भाई वो घर पे क्या कर रहा है, घर पे दूध दे रहा है क्या, घर पे अचार दे रहा है क्या? तो उसका मतलब शब्दों पे नहीं जाना है कि दूध दे रहा है क्या या अचार बना रहा है क्या, उसका मतलब है इसके कुछ प्रतिफल प्राप्त हो रहा है क्या। आर यू गेटिंग एनी रेन्यूमरेशन, कुछ आपको प्रॉफिट हो रहा है? तो 10 लाख से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। अगर पूरे 20 लाख पर ब्याज लग रहा है 666 रुपये रोज का, तो भैया 10 लाख पे कितना लगेगा? आधा हो जाएगा ना इसका, तो 333 रुपये रोज का ब्याज लग रहा है। तो आप कहोगे नहीं यार मुझे ये पैसा भी बाकी वापस इन्वेस्ट करना है, पर हाँ लास्ट में आप पूरा 20 लाख इन्वेस्ट नहीं करोगे, 10, 20, 50 हज़ार या 1 लाख रुपये अपने पास बचा करके रखोगे, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किसी भी बिजनेसमैन के लिए वो कैपिटल है जो उसको डेली यूज़ में काम आएगी, है डेली यूजेस के लिए वर्किंग कैपिटल। तो आप क्या करोगे? 19 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दोगे और लेट से 1 लाख रुपए आपने अपने पास में रख लिए। अब 1 लाख का चलो जो भी ब्याज लगेगा ना, 30-35 रुपये रोज का, वो आपका लगेगा, क्योंकि आपको अपने पास प्रोविज़न रखना पड़ेगा। क्योंकि 19 लाख जब आपने इन्वेस्ट किए हैं, और हो सकता है आपने जो सामान खरीदा वो 19 लाख का नहीं हो, 50 लाख का हो, आपने माल उधारी पे भी खरीदा। तो किसी को आपने कहा भैया देख मैंने तेरे से 5 लाख का सामान खरीदा है, 3 लाख रुपए तू रख ले और 2 लाख रुपए मैं तेरे को थोड़े दिन में दे दूंगा। अब वो थोड़े दिन पूरे होकर वो आ गया पैसे मांगने, और आपके पास तो कोई कैपिटल है ही नहीं, जीरो कैश ही नहीं है, तो उसको पैसे वापस कहाँ से दोगे? नहीं दे पाओगे ना। तो आप अपने पास क्या रखोगे? वर्किंग कैपिटल। ये आपकी इमेज बनाए रखने के लिए है। किसके लिए? इमेज। भाई आप अभी बदनाम नहीं हुए हो, लेकिन जिस क्षण आपने उसको पैसे देने से मना किया और आपने उसको कहा कि नहीं यार भाई वो पैसे तो अभी नहीं दे पाऊंगा, है ना, आधे घंटे बाद ले लियो, तो आपकी इमेज नहीं बिगड़ेगी। आधे घंटे बाद क्यों ले लिया? कि भैया अभी आप दुकान आए हो और मैं तो पुष्कर आया हुआ हूँ, मेरे को यहाँ तक आने में आधा घंटा लगेगा और मैं भी आपको पैसे दे देता हूँ। और अगर आपने उसको पैसे दे दिए तो आपकी इमेज बनी हुई। लेकिन अगर आपने चक्करबाजी शुरू कर दी, यार कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, थोड़े दिन रुक जाओ, तो 1-2 दिन आदमी रुक जाता है, 5-7 दिन भी रुक जाएगा, मतलब एक बात वो आपकी मान लेगा। जो भी आप उसको नेक्स्ट हियरिंग डेट दोगे ना, भैया ये तुम्हारे कोर्ट की डेट है सुनवाई की, वो एक बार आपकी बात मान लेगा, पर नेक्स्ट टाइम वो बोलेगा नहीं भैया मुझे तो मेरे पैसे दो, मुझे ज़रूरत है। तो उससे आपकी इमेज बिगड़नी शुरू हो जाएगी। तो ये वर्किंग कैपिटल का 1 लाख रुपए का आप ब्याज क्यों भर रहे हो? केवल अपनी इमेज बनाए रखने के लिए, कि भैया बाजार में कोई नहीं बोले यार वो आदमी बदमाश है, उससे अब की बार लेन देन मत करना। तो ठीक ऐसे ही बैंक क्या करता है, ये बकेट अपने पास इमेज बनाए रखने के लिए रखता है। वरना क्या होगा, सपोज अगर आप अभी आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, आपके घर में कोई समारोह है, विवाह चल रहा है, अब आप बैंक के पास गए तो आपको तो पैसे सबको भुगतान करने हैं, बैंड वाले को क्या, हलवाई को क्या, किराने वाले को क्या, टेंट वाले को क्या, घटना स्थल वाले को, सबको आपको पैसे देने हैं। हाँ घटना स्थल ही तो होता है। अरे भैया घटना अलग होती है, दुर्घटना अलग होती है। हाँ दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट, घटना मतलब इंसिडेंट, है ना, और संयोग मतलब कोई इंसिडेंट, इत्तेफाक। तो घटना स्थल वाले को भी आपको पैसे, तो लेकिन आप बैंक गए बड़ी उम्मीद से कि हाँ चलो ठीक है भाई कल सबको पैसे दे देंगे, आप सुबह 10 बजे बैंक पहुंचे, बैंक ने कहा भाई साहब सॉरी
अब आप झगड़ा करोगे उससे कि भैया मैंने तुम्हारे खाते में 10 लाख रुपए जमा इसलिए करा रखे कि जब मुझे जरूरत हो मैं निकाल लूँ। तो बैंक वाला बोलेगा नहीं भैया कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा कैश कम है, लेकर आ ही रहे। तो 10-5 मिनट अगर आपको वेट कराया जाएगा तो आप समझते हो कि हाँ भाई कोई बात नहीं, कैश दूसरी ब्रांच भेजा होगा आ रहा है, लेकिन वो मना ही कर देगी भी आज तो पैसे नहीं देंगे, अब कल आना या परसों आना। तो आप क्या बोलोगे यार, वो यार उस वाले बैंक में पैसे मत जमा कराना यार, बेकार है। और आपका इतना कहना ही काफ़ी है। अगर आप जैसे 10-20 लोगों ने कह दिया, ज़्यादा नहीं केवल 10-20 लोगों ने, तो बैंक बंद होना पक्की बात है। क्योंकि ये बात क्या है, जहाँ जहाँ पैसे का मामला आता है ना, वहाँ आदमी अपनी सिक्योरिटी देखता है। अब मान लो आपने मुझे ये बात पहुँचाई यार सर वो है ना बैंक ABC तो बेकार है, मान लो मेरे उस बैंक में 20,000 रुपये जमा है, मैं पहुँचाऊँगा भैया यार 20,000 दे दो फटाफट, मेरा खाता बंद कर दो। अब सबकी लाइन लग जाएगी खाता बंद करने वालों की, सबकी। तो क्या जो आपने 30 लाख रुपए बाजार से एक्स्ट्रा उधार ले रखे, कितने, और आप 30 लाख एक साथ अगर आपसे मांगने वाले आ गए, अब दे पाओगे? तो आपकी गलती है कि आपने पहले वाले को मना किया था। अब आपकी रेपुटेशन बिगड़ती जाएगी बिगड़ती जाएगी बिगड़ती जाएगी, होगा ना सही? तो अगर बैंक अपने पास ये पैसा ना रखे तो क्या होगा, इमेज खराब होगी और बैंक करप्टी भी हो सकता है, बैंक दिवालिया भी हो सकता है। तो इसे बोलते हैं बकेट्स। ये बकेट्स जो बैंक रख रहा है, क्या बैंक को इस पर कोई ब्याज मिल रहा है? क्या बैंक इसको कहीं इन्वेस्ट कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं कर पा रहा। तो अब ठीक उसी प्रकार जैसे बैंक तो आपसे 20 लाख पे ब्याज लेगा, पर यूज़ आप कितने कर पा रहे हो? 19 लाख। 1 लाख आपको अपनी इमेज बनाए रखने के लिए वर्किंग कैपिटल के तौर पे अपने पास रखने ही होंगे, ठीक है। अब बैंक क्या करता है, इसके अलावा बैंक डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट भी कर देता है। क्या कर देता? इन्वेस्टमेंट कर देगा, मान लो शेयर्स में या फिर डिबेंचर्स में। तो ये दो ही होते हैं, शेयर्स है डिबेंचर। डिबेंचर का ही एक रूप है बॉन्ड। लेकिन फिर भी बैंक क्या करता है, जैसे आप अपने पास वर्किंग कैपिटल रख रहे हो, ऐसे ही बैंक अपने पास रखता है रिजर्व्स। क्या रखता है? रिजर्व्स। अब मानो कि आपको आप जो बिजनेस कर रहे हो, वो बिजनेस तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, सारी की सारी मेहनत आप खुद कर रहे हो, लेकिन उस बिजनेस पे आपके पापा का या आपके दादा का भी कंट्रोल है। वो रोज़ आपकी दुकान आके बैठते हैं, वो दिन भर में ऑब्जर्व करते हैं कि आप काम क्या कर रहे हो, कहीं आप सिगरेट पीने तो नहीं जा रहे हो, कहीं आप दिन भर फ़ोन पे तो लगे हुए नहीं हो। तो आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे वो नज़र रखते हैं। तो वो आपको बार बार गाइड करते रहेंगे कि नहीं देखो तुमने इतना माल उधार मत खरीदो, नहीं तो क्या है वो मांगने वाला आएगा जब क्या होगा। देखो तुम है ना कुछ कैश अपने पास में रखो, देखो तुम दुकान जल्दी खोलो, जो दुकान का टाइमिंग है, हाँ सुबह 7 बजे को कपड़े खरीदने नहीं आएगा, लेकिन 10 बजे तक तो दुकान खोल लो। हाँ लेकिन अगर तुम 10 बजे किराने की दुकान खोल रहे हो तो अब परेशानी हो गई। हाँ किराने की दुकान सुबह 6 बजे खुलनी चाहिए, ठीक है। अब आपने कहा नहीं यार वो तो मैं दिन में तो 2 घंटे सोता ही हूँ। अब आपने दिन में 2 घंटे दुकान बंद कर दी, वो भी सर्दियों में, जो कि पीक टाइम होगा परचेजिंग का, वो भी संडे को। तो आपको कोई ना कोई वॉच कर रहा है, कोई ना कोई आपको गाइड कर रहा है, जो इसके बाद आपसे ज़्यादा अनुभव है। ऐसे ही क्या होगा कि मान लो आपके दादाजी आपको गाइड कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर बैंकों के दादाजी कौन है? आरबीआई बोलेगा कि ये जो रिजर्व्स है ना, इन रिजर्व्स को अगर अपन लेके आए तो जो भी रिजर्व्स है, सबसे पहला रिजर्व, यार इस पेज पे नहीं समझा पाएंगे, यहाँ समझा देते हैं। आरबीआई बोलता है सबसे पहले आप रिजर्व रखो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इसकी प्रेजेंट रेट कितनी है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है कि कैश के फॉर्म में रखना है, दिखती सी बात है, विथ आरबीआई कि आपके पास में जो कुछ भी पैसा जमा हुआ है वो आपको उसका एक सर्टेन परसेंटेज, हालांकि है ये परसेंटेज, उसको बोलते क्या है? रेशो। क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है, रेशो, परसेंटेज, फ्रैक्शन, डिग्री, ये सब एक ही बात होती है, वो अलग अलग बात नहीं है। प्रेजेंट बैंक रेट्स आरबीआई,
तो CRR अभी चल रही है भाई साहब 3%। कितने प्रतिशत? 3%। तो ये 3% पैसा बैंकों ने, RBI ने क्या करा, बैंकों से लेके अपने पास रख लिया। यही ऐसे कुछ, मान लो इस 20 लाख में से 1 लाख रुपए आपने क्या करे कि अपने घर पे रख दिए, बिजनेस के अलावा। 1 लाख तो आपके पास है, 1 लाख घर पे और पड़े हैं बिजनेस के, ठीक है, वो आपने अपने मम्मी के पास रख दिए, पापा के पास रख दिया, दादा के पास रख दिए, कहीं पर भी आपने वो रख दिए। ठीक है ये बात, बोलो। ऐसे ही यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर RBI ने कुछ पैसा आपसे लेके रख लिया, और वो आज की तारीख में कितना है? 3%। कितना है? 3%। 3% पैसा RBI ने आपसे कैश के फॉर्म में लेके अपने पास रख लिया। अच्छा, जो पैसा आपका घर पे पड़ा है 1 लाख रुपए, वो क्या कोई दूध दे रहा है? नहीं दे रहा है। ये जो बैंक के पास पैसा RBI के पास पड़ा है, क्या इससे कोई दूध दे रहा है? RBI आपको इस पर कोई ब्याज नहीं देगा। ठीक है, तो ये पैसा आपका हो गया क्या? ब्लॉक हो गया। ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब है कोई फायदा आपको नहीं हो रहा। ऐसे ही अब होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये है आज की तारीख में 18%। कितना है? 18%। SLR, अब SLR किस फॉर्म में होता है? SLR होता है गोल्ड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? या फिर GSEC। GSEC शॉर्ट फॉर्म है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मतलब वही कि जब अगर मुझे यहाँ पर कुछ स्टाफ की आवश्यकता है, तो मैं जो अखबार में विज्ञापन दूंगा उसकी हेडिंग होगी आवश्यकता, रिक्वायरमेंट होगी ना। लेकिन अगर जब सरकार को ज़रूरत है तो सरकार जो विज्ञापन देगी, पहली बात वो विज्ञापन नहीं कहलाएगा, वो विज्ञप्ति कहलाएगी। विज्ञप्ति इंग्लिश में यार पता नहीं क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, प्लस जिसको मैं आवश्यकता बोल रहा हूँ वो वहाँ पर वैकेंसीज कहलाएगी ना, या फिर वो वांट्स कहलाएगी। तो बस फ़र्क इतना है कि मैं अगर कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट हूँ, सरकार कर रही है, सरकार गवर्नमेंट है। तो जो काम प्राइवेट कंपनियां करती है तो डिबेंचर कहलाते हैं, वही काम गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहलाती है। क्या कहलाती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, बहुत कम, प्लस लॉन्ग टर्म होती है, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 50 साल के लिए। इतने समय बाद इनकी मैच्योरिटी आएगी। लेकिन 18% पैसा आपको या तो गोल्ड के फॉर्म में, या फिर GSEC के फॉर्म में, या फिर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसका? विथ अदर बैंक। अपने बैंक में नहीं, किसी भी और बैंक में अपने बैंक का करंट अकाउंट खुलाओ और वहाँ पर आप ये पैसा रखो। तो यहाँ से क्या फ़ायदा हो रहा है? ये पैसा तो हो गया ब्लॉक, क्योंकि करंट अकाउंट पे आपको ब्याज नहीं मिलता। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन बहुत कम ब्याज मिलेगा। लेट्स से अगर आज बात करें तो बैंक अगर आज लोन देता है तो होम लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। कितनी? और अगर बिजनेस लोन देगा तो 12% है। तो मैक्सिमम बैंक 12-13% चार्ज कर रहा है। मैं केवल बड़े बैंक्स की बात कर रहा हूँ, ना कि फाइनेंस कंपनियों की। फाइनेंस कंपनियाँ तो 30-40-50% भी साल की चार्ज कर रही है। तो बैंक 12-13% साल का, बहुत हुआ तो 14% साल का चार्ज कर रहा है। और मिनिमम कितना चार्ज कर रहा है? 7%। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कितना मिलेगा? 3%, वो भी कब? 30 साल के लिए। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने इनसे पैसा ले लिया और बहुत समय बाद गवर्नमेंट इनको पैसा चुकाएगी। तो यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा ब्याज नहीं मिल रहा है। गोल्ड अब बिट रिस्की है कि आपको यहाँ पर पैसा बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, पर ये रिस्की है शॉर्ट टर्म में। कहाँ पर? लॉन्ग टर्म में गोल्ड कभी रिस्की नहीं है। शॉर्ट टर्म में रिस्की है, लॉन्ग टर्म में बहुत सेफ है कि आपने गोल्ड खरीद लिया और सेफ भी है, प्लस आपको इस पर रिटर्न भी मिलेगा। रिटर्न से मतलब है ब्याज भी आपको मिलेगा। अब वो ब्याज कह लो या मुनाफा कह लो। तो अगर मैं देखूं आज से 4-5 साल पहले गोल्ड के भाव 30,000 रुपये, लगभग 10 ग्राम थे।
अभी 50,000 रुपये 10 ग्राम है। तो अब अगर मैं 5 साल देख रहा हूँ तो ये भी लॉन्ग टर्म नहीं हुआ, ये मिड टर्म हुआ। लॉन्ग टर्म मतलब 20-25 साल, 10 साल, 15 साल, एटलीस्ट 15 साल मानो। लेकिन शॉर्ट टर्म कि सर मैंने कल खरीदा था आज कम हो गया, वो शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म में रिस्की हो सकता है पर लॉन्ग टर्म में कभी भी रिस्की नहीं होगा। तो इसलिए बैंक क्या करता है, हाँ समझे, वैल्यू कैसे कम हो जाती है मनी की? ऐसा कोई नियम तो नहीं होता, आपको गलत जानकारी है। नहीं है, इंटरेस्ट इसलिए थोड़ी चार्ज होता है कि वैल्यू डाउन हो रही है। इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट है। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इंटरेस्ट का एक ही बल्कि दो कारण है इंटरेस्ट कभी भी चार्ज करने के, नॉट मोर देन 2। इंटरेस्ट क्यों, इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जाता है, या आप बैंक से पैसा क्यों चार्ज करते हो, या बैंक आपको पैसा क्यों देता है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क इन्वॉल्व है। सेकंड चीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये दो कारण है। अगर मैं आपको पढ़ाने का पैसा ले रहा हूं तो मैं पढ़ाने का पैसा क्यों ले रहा हूं भैया? क्योंकि अगर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा तो इसी समय मैं किसी और को पढ़ा दूंगा। आप पैसा नहीं दोगे, मुझे कोई और पैसा दे देगा, तो मैं पैसा चार्ज करूंगा। लेकिन अभी लेते हैं आपकी बात, लेकिन क्या होता है इनिशियल स्टेज पर जब मान लो को पढ़ाना शुरू कर रहा है तो वो कई बार फ्री पढ़ाता है, क्योंकि इसको मालूम बस पढ़ने तो को आ ही नहीं रहा ना, मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर किसको पढ़ाऊंगा, है ही नहीं कोई पढ़ने वाला। तो शुरू में शायद वो फ्री पढ़ाएगा और जब धीरे धीरे उसका नाम हो जाएगा, अब जब उसके पास समय कम पढ़ने लगेगा तो अपने आप पैसा चार्ज करना शुरू कर देगा कि भैया अगर तेरे को नहीं पढ़ाऊंगा, तेरे भाई दूसरे को पढ़ा लूंगा, तेरी बहन को पढ़ा लूंगा, कोई ना कोई आके मुझे पैसे दे देगा, तो तू दे या वो दे, मुझे तो पैसे दिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं तेरे को नहीं पढ़ाऊंगा, किसी और को भी नहीं पढ़ाऊँ, तो अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कुछ करने की भी और कुछ नहीं भी करने की। मेरी इच्छा हो तो मैं आराम करूं कि भैया 7 से 8 तो मैं आराम करता हूं, वैसे तो मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठता हूं लेकिन आज 5 बजे उठूंगा, ठीक है। या फिर मैं ना पढ़ाऊं तो मैं रनिंग करके आ सकता हूं, मैं जिम जा सकता हूं, मैं योगा कर सकता हूं, मैं मेरे शौक पूरे कर सकता हूं उसी 1 घंटे में। या फिर मैं कहीं पे नौकरी कर सकता हूँ 1 घंटे, मैं अखबार बांटने का काम कर सकता हूँ, तो मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ 1 घंटे के अंदर। तो मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं आपसे पैसा चार्ज कर रहा हूँ। क्लियर ये बात? अब ऐसे ही बैंक ने अगर आपको पैसा दिया तो बैंक क्या बोल रहा है, ब्याज दो। क्यों दो? क्योंकि अगर बैंक पैसा आपको नहीं देता तो फिर किसी, वो तो ब्याज देता ना, चलो किसी को नहीं देता, बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देता, बैंक गोल्ड खरीद लेता, शेयर में इन्वेस्ट कर देता, तो वहां से भी तो उसको रिटर्न मिलता कि नहीं मिलता? तो डेफिनेटली वो क्या डिमांड करेगा आपसे? ब्याज प्लस रिस्क भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना तो रिस्क इन्वॉल्व नहीं, कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं आपको पढ़ाते समय। लेकिन हाँ कहीं हिडन रिस्क हो सकती है। वो हिडन रिस्क क्या हो सकती है कि मान लो अगर आज मेरी उम्र 23 वर्ष है, कितनी है? 23 ईयर्स, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अब पढ़ाने के पैसे ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेकिन यहाँ पर एक रिस्क इन्वॉल्व है। वो रिस्क ये है कि आपको पढ़ाने की बजाय अगर मैं सेल्फ स्टडी करके बैंक पीओ की जॉब लग जाऊँ तो, लेकिन मैं 30 साल बाद तो नहीं लग पाऊंगा ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वक्त मेरा टाइम आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक हिडन रिस्क है कि अगर आपको पढ़ाने से अच्छा मैं खुद अपनी तैयारी ज़्यादा करूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से नौकरी लग पाऊंगा ना, तो फाइनली क्या होगा, रिस्क इन्वॉल्व। लेकिन अगर आज मेरी एज 34 है, 35, तो हाँ 35 है, तो अब ये रिस्क वाली बात नहीं, क्योंकि अब मेरे पास गवर्नमेंट जॉब में जाने के चांसेस 0 हो गए, और मैं उसके लिए ओवर एज हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने के लिए, तो वो रिस्क तो नहीं, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है।
ठीक है, ऐसे बैंक के पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, शेयर में इन्वेस्ट कर सकता है, बॉन्ड खरीद सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद सकता है और गोल्ड खरीद सकता है, कुछ भी खरीद सकता है वो, तो पैसा आपको ही क्यों दे। क्लियर है ये बात। और चूंकि आपको देने में रिस्क इन्वॉल्व है, हो सकता है किसी को भी नहीं दे पैसा, बोले ठीक है भैया मेरे पास रखा है पैसा, कोई बात नहीं। हाँ, अब आप पूछो। बैंक डूब जाते हैं, मर्जर होते हैं, लिखो फिर थोड़ी देर बाद बताते हैं आपको। तो अब ये बात क्लियर हो गई, बैंक पैसा क्यों चार्ज करता है। बैंक पैसा इसलिए थोड़ी, इंटरेस्ट थोड़ी इसलिए चार्ज करता है कि यार मनी की वैल्यू कम हो रही है, उसका कोई लेन देना नहीं, मनी की वैल्यू अलग है, ये अलग है। कुछ भी खरीद सकता है, बैंक की जो मर्जी हो बैंक करेगा, है ना, नहीं बताते हैं आपको। तो ये हो गया आपका SLR, एक हो गया आपका CRR, पहला हो गया CRR, दूसरा हो गया SLR। अब तीसरा होता है कार, कैपिटल एड्यूकेसी रेशियो। वो फुल फॉर्म तो क्या है, स्पेलिंग आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। अब कार भी क्या है, कैश होता है, फुल फॉर्म कैश नहीं है। देखो CRR की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ कार में C का मतलब कैश नहीं है, क्या है, कैपिटल है, पर कैश होता है विथ बैंक इटसेल्फ, ये बैंक के पास खुद के पास ही कैश होता है ना। ये वैसे अलग अलग लोग डिसाइड करते हैं। CAR नहीं आ रहा इसमें अभी, CRR SLR, संभवतः 9% होगा। तो ये 9% है, कितना है, 9%। ये आपको मिनिमम रखना जरूरी है। तो बैंक के पास से 3% पैसा तो ये गया, 9% पैसा ये गया, ये 3% किसके पास है, क्या RBI को ब्याज देने वाला है। ये 9% किसके पास है, खुद के पास है, किस फॉर्म में है, कैश के फॉर्म। ये गोल्ड के फॉर्म में नहीं हो सकता है, ये हमेशा कैश के फॉर्म में होगा। तो क्या इस 9% पे कोई ब्याज मिल रहा है, नहीं मिल रहा। 3 और 9 12 और 18, तो 30% पैसा तो आपका ब्लॉक हो गया पैसा ब्लॉक। उसके अलावा मैंने आपको बकेट भी बता दिए 1-2% के। तो ये ब्लॉक करना ही क्यों है, कारण क्या है ब्लॉक करने का, भाई आप इन सब पैसे को क्यों ब्लॉक कर रहे हो। तो कारण है कि बैंक करप्सी से आप बचना चाहते हो। देखो 2001 से लेके 2010 के बीच में, ईयर की बात कर रहे हैं, एक क्राइसिस आया, दैट वाज सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस। और ये क्राइसिस आया अमेरिका में। भारत में कितने बैंक हैं, अभी आप टिप्स पे गिन लोगे, है ना, मुश्किल से 15 सरकारी बैंक और प्राइवेट तो इतने भी नहीं है, 4-5 प्राइवेट बैंक, ICICI, HDFC, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक। ICICI प्रूडेंशियल बैंक नहीं है, तो IDBI गवर्नमेंट है। तो 4-5 बैंक प्राइवेट और 4-5-7 बैंक होंगे फॉरेन बैंक होंगे, बाकी सब कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक है। तो रीजनल रूरल बैंक है तो भी तो किसी बैंक की सब्सिडरी है, इतने ही बैंक है। जबकि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़। अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है, 40 करोड़ लगभग, हमारे से 1/3 से भी कम, या लगभग 1/3। अब यहाँ पर इस समय में 400 से ज़्यादा बैंक, 400 से ज़्यादा बैंक डूब गए, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि एकाधिकार नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो भाई इसने अपना एकाधिकार कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस खोली, फैलाता गया। ऐसे ही बाकी बैंकों ने भी करा। वहाँ पर क्या छोटे छोटे बैंक है ना, और सब अपना अपना काम आराम से चला रहे हैं। तो 400 से ज़्यादा बैंक तो डूब ही गए, जिसमें कई बड़े बड़े नाम भी थे। तो ये क्यों डूबे, ये क्राइसिस क्या था, इस क्राइसिस को समझ लो, आपको रिजर्व रेशो का मतलब पूरा समझ में आ जाएगा। ये क्राइसिस था, इसके ऊपर एक
पिक्चर भी आई थी, सलाम नमस्ते, है ना, ये बॉलीवुड मूवी है, सलाम नमस्ते। तो हुआ ये कि ए ने एक मकान खरीदा, ठीक है, और इसने ये मकान बी को बेच दिया। अब सपोज इस मकान की जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो 10 लाख रुपए थी, कितनी, 10 लाख रुपए, और इसने बी को बेचा 12 लाख रुपए में। तो बी इस पे क्या करेगा, लोन लेगा, बोलो। तो जब कभी भी लोन लेते हो, लोन में एक शब्द जुड़ा आता है, मार्जिन मनी। क्या आएगा, ये मार्जिन मनी वही है जिसको आप गाड़ी खरीदते समय डाउन पेमेंट बोलते हो। डाउन पेमेंट से मतलब है कि मान लो अगर गाड़ी 1 लाख रुपए की आपने कोई स्कूटर खरीदा है, तो कभी भी 1 लाख रुपए का आपको लोन नहीं मिलेगा। कारण, उसका कारण ये है कि अगर 1 लाख रुपए की गाड़ी पे बैंक ने आपको 1 लाख रुपए का लोन दे दिया और 2 महीने तक आपने बैंक को पैसे नहीं चुकाए, और 2 महीने बाद आपने कहा भाई तुम्हारी गाड़ी पकड़ो, तो बैंक के कितने पैसे लगे हुए हैं, 1 लाख रुपए प्लस 1 लाख का ब्याज प्लस गाड़ी का डेप्रिसिएशन। अब 1 महीने बाद वो गाड़ी, 2 महीने बाद वो गाड़ी 1 लाख रुपए की थोड़ी बिकेगी। मान लो वो गाड़ी 2 महीने बाद 70,000 रुपये की बिक रही है, तो बैंक को तो नुकसान हो गया ना, हो गया। आपको क्या नुकसान हुआ, इमेज जाएगी। क्या जाएगी, आगे लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर आपको उसकी परवाह नहीं है। आपने कहा कोई बात ना मिले, लेकिन आपकी जेब से कैश का कोई लॉस, पैसे का कोई लॉस अभी तक नहीं हुआ, तो आप बोलोगे नहीं भैया ठीक है ले जाओ तुम्हारी गाड़ी। इसी के रिवर्स, उसी 1 लाख रुपए की गाड़ी पे 30,000 रुपये आपका डाउन पेमेंट था या फिर मार्जिन मनी था। तो लोन बैंक ने आपको 1 लाख रुपए का दिया और आपको बोला कि नहीं 30,000 इसमें आप मिलाओ, तो बचे कितने, तो ब्याज भी 70,000 रुपये लगेगा, मिलेंगे भी आपको लोन 70,000 रुपये, किस्त भी आपकी 70,000 के हिसाब से आएगी। अब 2 महीने बाद आप ये नहीं बोल पाओगे कि गाड़ी वापस रखो, क्योंकि आपको मालूम है गाड़ी वापस देने की कंडीशन में वो जो आपके 30,000 लगे वो भी चले गए ना, इस बार आपको भी पेन होगा। तो आप उसके मतलब किस्तें चुकाते रहोगे, चुकाते रहोगे, चुकाते रहोगे, ठीक है ये बात डन। ये होता है मार्जिन मनी। तो अब बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा ठीक है एक काम करो, जो अमेरिका के बैंकों ने करा, मार्जिन मनी रखा 0, या फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो 1 लाख रुपए, और लोन कितने का दे दिया, 11 लाख रुपए का, या फिर पूरे 12 लाख रुपए का लोन दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिकन कल्चर ही बोलता है कि हमारे यहाँ पर जो रेसिडेंट हैं, जो सिविलियंस हैं, वो बहुत ईमानदार हैं और वो कभी चीटिंग नहीं करते। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स जो मैंने खुद ने अपनी लाइफ में कम अक्रॉस हुआ। तो मेरे को मेरे कज़िन ने बताया कि यार एक बार मैंने अमेरिका के किसी एक स्टेट से एक जैकेट खरीदी, एयरपोर्ट में मुझे ठंड लग रही थी, मैंने एयरपोर्ट में वहाँ से जैकेट खरीदी और चला गया, मैं अपने शहर अपने घर वापस चला गया, पर मुझे लगा कि जैकेट ना पूरी गर्मी मुझे नहीं दे पा रही है। तो 3 साल बाद जब मैं वापस उसी एयरपोर्ट गया तो मैंने उसको वापस कर दी, और उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना बिल मांगे मुझे नई जैकेट दे दी। तो उसका मतलब ये है कि ये मानते हैं हमारे सिटीजन झूठ नहीं बोल रहे, है ना। कोई 2-5 हज़ार रुपये की चीज़ के लिए अपना ईमान नहीं बेचेगा, वो ये मान के चलता है। और आज भी वहाँ पर ऐसा ही होता है, क्योंकि वहाँ पर पैसा ज़्यादा है ना, मतलब वहाँ का आप समझो अगर अपन अपने करेंसी में बात करें तो वहाँ का गरीब आदमी महीने के 50,000 रुपये कमाता है ना। अब ये गरीबी है, ये वहाँ पर बात है, तो वो भाई क्यों झूठ बोलेगा 1,000-2,000 रुपये के लिए, ठीक है ऐसा होगा। जैसे अगर अभी किसी भी दुकानदार के पास में मान लो किराना स्टोर वाला है, सूजी बेचता है, सूजी मैदा ऐसी चीज़ें इसमें कभी भी खराबी आ जाती है, इली पड़ जाती है ना, लटे आ जाती है। तो अब क्या होता है कि एक ही दुकानदार से 2 अलग लोग चीज़ खरीद रहे हैं, दोनों ने 1-1 किलो ही सूजी खरीदी, ठीक है। एक व्यक्ति वापस जाके बोलता है यार आपने सूजी ख़राब दी थी 2 दिन बाद में, एक व्यक्ति जाके बोलता है 10 दिन बाद में आपने सूजी ख़राब दी थी। वो 2 दिन बाद वाले को नहीं बदलता, 10 दिन बाद वाले को बदल देता है। दोनों की अलग अलग रेपुटेशन है।
वो देख रहा है ये जो 2 दिन बाद वाला आया ये आदमी बड़ा गरीब सा है ना, ये छोटे मोटे काम करता है, जैसे जैसे सर्वाइव कर पा रहा है, तो ये झूठ बोल सकता है। और जो जिसको 10 दिन बाद बदल के दी वो व्यक्ति क्या है यार, वो तो वैसा अफसर है, उसकी तो महीने की कमाई 2 लाख रुपए की है, तो वो ना 20 रुपए के लिए झूठ नहीं बोलेगा। तो इस मेंटेलिटी से वो उसको चेंज कर देता है। तो अमेरिका के लोगों की मेंटेलिटी ज़्यादा है कि यार हमारे यहाँ के लोग झूठ नहीं बोलेंगे। तो अब यहाँ पर अभी यहाँ पे क्राइसिस शुरू नहीं हुआ, क्योंकि मकान की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 10 लाख है। तो अभी बैंक ने कोई जांच पड़ताल नहीं करी। अब अगर आप होम लोन लेने जाओगे ना तो बैंक पूरी जांच पड़ताल करेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे होम लोन मिले, आप बने बने मकान पर भी खरीदना चाहते हो, भाई भैया पीछे वाला मकान मुझे पसंद आ गया, मकान मुझे खरीदना है, तो आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक इसको पहले खुद वेरीफाई कराएगा अपनी लीगल टीम से। वो बताएंगे कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट हमारे अकॉर्डिंग कितनी है। तो मान लो आप भले ही मकान 50 लाख रुपए का खरीद रहे हो और बैंक के अकॉर्डिंग इसकी कीमत 40 लाख रुपए है, तो बैंक 40 लाख रुपए माइनस मार्जिन मनी का लोन देगा। ठीक है, ना कि आपके अकॉर्डिंग के साथ मुझे तो बहुत ज़रूरत है, मेरे को तो पसंद आ गया मकान, मैं तो 50 या 60 लाख में भी खरीद लूँ, तो बैंक उस पर नहीं चलेगा। तो अमेरिका में ये कल्चर भी नहीं था। तो पहला तो था, पहली जो प्रॉब्लम थी सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस में वो थी मार्जिन मनी की, या फिर इसको अपन कह रहे हैं डाउन पेमेंट की। दूसरी थी कहना चाहिए मुझे कि प्रॉपर इंस्पेक्शन। तो इन्होंने कहा नहीं ये हमारे देश का आदमी झूठ थोड़ी बोलता है, खरीदा होगा इसने 12 लाख का मकान। फिर अब लोगों ने क्या करा, एक बिजनेस बनाया। बी ने थोड़े दिन बाद, लेट से 2 महीने बाद ही ये मकान सी को बेच दिया 30 लाख में। कितने में? फिर सी ने 3 महीने बाद ये मकान बेच दिया डी को 1 करोड़ में। फिर डी ने ई को बेच दिया। ऐसे करते करते मतलब बहुत समय हो गया, 2 करोड़ में फाइनली ये मकान बिक गया। ई गया बैंक के पास, बोले भाई साहब ये मकान की चाबी रखो, मेरे पास चुकाने को रुपए नहीं। तो जो मकान 10 लाख का था, 1 साल के पीरियड के अंदर वो फाइनली कितने का बिका? 2 करोड़ का बिका। तो क्या उस मकान की एक्चुअल कॉस्ट आज भी 2 करोड़ रुपए है? चलो बहुत बढ़ के भाई 10 से 15 लाख रुपए हो गई। अब बैंक उसको बेच के कितने रुपए ले सकता है? 15 लाख रुपए। बाकी पैसे किसके गए? बैंक के गए। बैंक के पास वो पैसा कहाँ से आया? कस्टमर्स का है। तो चलो अगर एक आधा लोन में ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, तो हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने यही किया। ठीक है, और इस पैसे को आपस में मिल बांट के खा गए। ठीक है, तो हालांकि जो सबसे बड़ी परेशानी वो ई के लिए हुई कि ई की इमेज ऑन रिकॉर्ड खराब हो गई, इसको आगे से लोन नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो बोल रहे हैं मैं 2 करोड़ रुपये आ गए, अब तो मैं तुम्हें लोन दे दूँ, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं। तो ई को परवाह नहीं हुई। तो इस कारण से इसे कहा गया सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस। और इस क्राइसिस में 400 से ज़्यादा बैंक अमेरिका के डूब गए और पूरी दुनिया भर में बैंक डूबे, पूरी दुनिया भर में। क्योंकि जब वो बैंक डूबे ना, तो जिन बैंकों का उन बैंकों में इन्वेस्टमेंट था वो भी डूब गए ना। तो ऐसे करके एक बड़ा सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस आ गया। लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि भारत का कोई बैंक नहीं डूबा और भारत की इकोनॉमी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा इन बैंकों के डूबने से। कारण क्या था? कारण थे ये रिजर्व। ये जो रिजर्व आपने मेंटेन कर रखे थे ना, ये इसके कारण थे। अब आपने दुकान खोली, अब एक आदमी 20,000 रुपये की लड़ने आ गया, आपने कहा पकड़ तेरे 20,000। आपके पास कितने रुपये आप पड़े कैश दुकान पे? 1 लाख रुपए पड़े। आपने उसको 20,000 दे के छुट्टी करी। फिर 2-4 दिन बाद 80,000 वाला आ गया, आपने उसको 80,000 दे के छुट्टी करी। फिर एक 30,000 वाला आ गया, आप कहाँ से लाओगे? आप घर गए, पापा से पैसे ले लिए। आपके पास अपना रिजर्व रखा था, मेंटेन था। फिर कोई आ गया तो फिर आपने उसको दे दिए। और मीनवाइल ये करते करते जब 1 महीना हो गया, तो 1 महीने में आपके पास फंड भी तो आए और आपने सामान बेचा भी तो होगा, इनकम भी तो हुई होगी ना, तो रेवेन्यू जनरेट हुई, कैश फ्लो आ रहा है, तो बैंकों के पास फिर पैसा आता गया। तो ये रिजर्व चूंकि इनके पास में थे, तो ये कहलाया, यहाँ से भारत के बैंकों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये बात समझ में आई? अब भले ही यहाँ और यहाँ मेरा पैसा 12% बिना ब्याज के ब्लॉक हो गया, लेकिन बैंक क्या करता है? बैंक गोल्ड में ये सारा पैसा कुछ यहाँ भी लगाता है, पर वो अधिकतर पैसा गोल्ड में लगाता है और इनफैक्ट उसके गोल्ड कॉइन बेचता है। क्या बेचता है? कि भैया गोल्ड के भाव बढ़े नहीं बढ़े, गोल्ड कॉइन बैंक हमेशा महंगा बेचेगा। मान लो
1 ग्राम गोल्ड कॉइन 5,000 रुपये का बाजार में मिल रहा है प्योर, तो वही 1 ग्राम गोल्ड कॉइन जब बैंक बेचेगा ना तो 5500 रुपये का बेचेगा। हाँ, ऐसा इसलिए बैंक बोलता है कि मैं बेच रहा हूँ, बस यही बात है। क्या? बस एप्पल का फ़ोन होता है ना, इसलिए है ना कि भैया एंड्रॉयड फ़ोन है लगभग, अब एंड्रॉयड तो गूगल ने बनाया, सबके अंदर सेम ही है ना, तो लगभग सब कंपनियों की प्राइस सेम है, पर एप्पल बोल रहा नहीं मेरा प्राइस ज़्यादा है क्योंकि मैं एप्पल हूँ, बस इतनी सी बात है। तो वो बैंक बोलता नहीं ये हमारी गुडविल है। यार आपकी कॉपी में लेना पसंद करूँगा दिनेश, बहुत देर से लिख रहे हो, कॉपी मेरे को जमा करा दो, दिखाओ फिर नहीं लिख रहे हो तो आ जाओ। तो कहाँ बात थी? तो बैंक क्या करता है, बैंक गोल्ड कॉइन भी बेचने शुरू कर देता। तो क्या हुआ कि गोल्ड का देखो लिखा ना आपने, और क्या है ये, धन्यवाद, याद से कॉपी हमारी हुई, बैठो फटाफट और लिखो, नई कॉपी एक और लेंगे आपसे। तो रिजर्व का रिजर्व मेंटेन हो गया और गोल्ड बेच के आपने पैसे भी कमा लिए, तो आम के आम गुठलियों के दाम। तो इस तरह से बैंक ने अपना पैसा यहाँ पर फंसा के रखता है, प्लस कुछ बकेट्स होते हैं। अब जो बचा हुआ पैसा आता है बस बैंक उसी से बिजनेस करता है, उसी से अपने खर्चे निकालता है, करता है। एक तो ही ये बात, ठीक है भैया। अब आयुष आपने क्या पूछा था, मर्जर और एक और पूछा था आपने, डूबने का तो मैंने बताई थी आप। अगर आप ओवर रिस्की काम करोगे, डूबने का कारण होता है ओवर रिस्क। अब ये ओवर रिस्क कहीं पर भी हो सकती है। ओवर रिस्क कहाँ हो सकती है? लोन देने में, तो आगे आपने सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस में देखा। ओवर रिस्क कहाँ हो सकती है? आपके इन्वेस्टमेंट में हो सकती है। आपने क्या करा, ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट किया जो रिस्की शेयर थे और वो शेयर डूब गए, इन्वेस्टमेंट में हो सकती है। और क्या हो सकती है? और बैंक डूबने का कारण हो सकता है वेरी अंडर रिस्क। वेरी अंडर रिस्क का मतलब क्या? ये ठीक उससे समझो कि एक खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम में खेलता है पुजारा, तो ये रिस्की शॉट्स खेलता है या बिल्कुल डिफेंसिव खेलता है? अब इसको T20 में ले लें तो हमारी हार तो तय हो गई ना भाई, ये 6 बॉलें तो खेलेगा ही नहीं, पहले 3-4 बार तो स्ट्राइक ही अपने पास रखेगा जब तक मैच बाहर हाथ से बाहर जा चुका होगा। ठीक ऐसे ही बैंक ने क्या करा, अब बैंक के पास पैसा तो आ गया कस्टमर्स का, ब्याज तो देना ही ना कस्टमर को। अब बैंक ने कहा नहीं मेरे को तो रिस्क लग रही है यार, ना तो मैं इन्वेस्ट करूं ना मैं लोन दूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, अपने पास रख के बैठ गया। कोई बात नहीं भाई, रख के बैठा रहा, धीरे धीरे कस्टमर वापस मांगने तो आएगा ना, और उनका ब्याज भी देखो देना पड़ेगा, तो फाइनली बैंक डूब सकता है। पर ये बहुत बड़ा कारण नहीं है बैंक डूबने का, ये नुकसान का एक कारण हो सकता है पर डूबने का कारण नहीं हो सकता। तो वेरी अंडर रिस्क, लोन, इन्वेस्टमेंट और फ्रॉड्स। अब वो फ्रॉड जैसे आप देख रहे हो कि विजय माल्या वाले मामले में हुआ या मेहुल चौकसी में हुआ, मैं आपको लिटरली बता दूंगा कोई फ्रॉड ही नहीं है दूर दूर तक। गवर्नमेंट केवल और केवल जनता को गुमराह कर रही है। इस प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का एक ही काम है, आपने को उलझा के रखना। चलो अब बात करते हैं जिसपे एक पिक्चर भी बनी थी अभी, पागलपंती, क्या नाम है उसका, नहीं पागलपंती नहीं देखी क्या, जॉन इब्राहिम की? और पागलपंती, उसमें पागलपंती मूवी थी ना, उसमें कैरेक्टर जो बताया था नीरव मोदी। भाई तुम कह रहे हो नीरव मोदी का 10,000 करोड़ रुपया कर्जा था, अरे तो 20,000 करोड़ की तुमने संपत्ति ले ली उसकी, अब कौन सा तुम्हारा कर्जा बाकी रह गया? पर नहीं, नीरव मोदी आपको उलझा के रखने के लिए, क्योंकि आप नीरव मोदी की बात नहीं करोगे तो दिन भर आप पेट्रोल की बात करोगे, समझ रहे हो? इस गवर्नमेंट का नहीं, दुनिया की सारी गवर्नमेंट का यही काम होता है, गुमराह करना, आपने को दूसरी जगह बिजी कर देना। तो पिछली गवर्नमेंट का काम क्या था कि गैस सिलेंडर के पैसे कम करके गैस सिलेंडर मत दो। मतलब मुझे ध्यान है 2003-2004 में मैं लाइन में लगा रहता था सिलेंडर के लिए, पर्ची कटानी पड़ती थी, कोई लंबी लाइन में लगो, खुद लेने जाओ, खुद करो, फिर 2 घंटे बाद आपको चाय पीने को मिलेगी। तो उन्होंने उलझा दिया दूसरे छोटे छोटे कामों में, तुम लाइन में लगे रहो। इस गवर्नमेंट ने इसमें उलझा दिया कि देखो तुम हिंदू हो, हिंदू से ऊपर भूखे मरो लेकिन हिंदू होके मरो, है ना, भगवा। दूसरा इस गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ये क्या बताया मैंने अभी आपको, ये नीरव मोदी
इसमें उलझा के रख दिया। अरे भैया आंकड़ों पर बात करो, 10,000 करोड़ का यदि उसका कर्जा था, 20,000 करोड़ तुमने उसकी संपत्ति बेच के ले लिए, अब कौन सा नीरव मोदी, अब तुम्हें क्या मतलब उससे? लेकिन नहीं, नीरव मोदी उलझा के रख रखा है, ऐसे कोरोना में उलझा के रख रखा है, जगह 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 वैक्सीन। कल वो मैंने एक वीडियो देखा, गांव की एक गांव में एक औरत बच गई, इसने वैक्सीन नहीं लगवाई, बाकी सबने वैक्सीन लगवा ली, तो पूरे गांव ने उसको पकड़ के वैक्सीन लगवाई, ऐसा डर बैठा दिया। हाँ, उसको पकड़ रहे हैं, अरे भाई मर जाएगी वो, कि नहीं वैक्सीन लगवाओ, उससे कुछ नहीं होता है। कि तुमने पढ़ाई करी है, तुम्हें मालूम है वैक्सीन लगवाने से कुछ नहीं होता है, डॉक्टर को मालूम है कुछ नहीं होता है। डॉक्टर तो जीरो, गधे हैं गधे, सुपर गधे। मतलब डॉक्टर वही आदमी बन सकता है जिसके अंदर दिल नहीं हो, क्योंकि रोज लोगों को मारना, लाइसेंस है उनके पास लोगों को मारने का, जल्लाद है, चाहे जिसको मार देंगे, दिल नहीं होता उनके पास, तो वैक्सीन लगवा रहे हैं और लोग बड़े खुश हो रहे हैं। आप में से बहुत सारे खुश हुए होंगे, और फोटो भी खिंचाई हुई कहीं होते है ना। हाँ हाँ, वही फोटो लगाएंगे आपके फोटो फ्रेम में, फिर वही लगाएंगे। हाँ ठीक है, तो इस कारण से बैंक डूबते हैं। ठीक है भैया, एक तो कारण ये हुआ। अब मर्जर्स की होते हैं भाई, मर्जर्स के पीछे कुछ भी कारण हो सकता है, कुछ भी। पहला कारण एक हो सकता है कि जैसे एक बैंक था, बैंक ऑफ राजस्थान, वो आके मर्ज हो गया आईसीआईसीआई बैंक में। क्यों हो गया भैया मर्ज? बहुत समय पहले हो गया था। क्यों हो गया भैया मर्ज? या यूँ कह लो कि इसको आईसीआईसीआई बैंक ने खरीद लिया है। 3 अलग टर्म होते हैं, एक्विजिशन, मर्जर्स एंड अमलगेशन। अब अल्टीमेटली सब एक हो गए, कुल मिला के इतनी सी बात है, उनके टेक्निकल फ़र्क है। तो क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ राजस्थान नुकसान में जा रहा था। क्या जा रहा था? नुकसान में जा रहा था। अब मैं अगर आईसीआईसीआई बैंक हूँ और मुझे मेरा एक्सपांशन करना है, तो एक्सपांशन के लिए कितनी जगह ब्रांचेस खोलूँगा, हर शहर में ब्रांचेस खोलूँगा, जा जाके ज़मीन देखूंगा, खुद नहीं जाके देखूंगा, तो एम्प्लॉय तो लगाऊंगा ना, तो अल्टीमेटली उस एम्प्लॉय को तनख्वाह तो देनी है ना, बहुत सारा स्ट्रक्चर खड़ा करूंगा। लेकिन अगर मुझे एक साथ ही पूरे राजस्थान के अंदर हर शहर में 5-5, 10-10 ब्रांचेस, इनफैक्ट गाँव में ब्रांचेस मिल जाए, तो मुझे क्या दिक्कत है? फटाफट आईसीआईसीआई बैंक ने उसको खरीद लिया। ठीक है ना, विजय और देना। अब वो कारण लगे, तो बैंक ऑफ राजस्थान का कारण था लॉस, कि ये लॉस में चल रहा था। अब सरकार ने क्या करा है कि सरकार ने जैसे कि विजया बैंक और देना बैंक, इसको किसने मर्ज कर दिया? ये खरीदा नहीं है इन्होंने, बीओबी ने खरीदा नहीं है, इन तीनों का नाम अब क्या कर दिया? बीओबी। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे बिल्कुल स्पष्ट कारण है और बहुत अच्छा कारण है। इससे क्या शॉर्ट टर्म में तो नौकरियां कम हुई है, पर 2-3-4 साल में नौकरियां वापस फ्लो में आ जाएगी। इससे ये हो रहा है कि मान लो इनका अकाउंट देना बैंक में है, इनका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, मेरा अकाउंट विजया बैंक में, तो हम तीनों का अकाउंट अलग अलग बैंक में है। तो ये मुझे चेक देते हैं, ये इनको चेक देते हैं, या हम आपस में कोई भी चेक का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो चेक क्लियर होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। लेकिन अब तो हम तीनों बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, सिंगल डे नहीं, विद इन मिनट्स, आवर्स नहीं लगेंगे, कई बार तो विद इन सेकेंड्स ही हो जाता है। आपने इधर चेक काउंटर पे दिया, वो फ्री बैठा था, 20 सेकंड में आपके खाते में पैसे आ गए। ये फ़ायदा होगा। प्लस अब मेरा बैंक है देना बैंक। देना बैंक की अजमेर में 2 ही ब्रांच, एक एग्रीगेट सब्जी मंडी पर और एक ये यूआईटी के अंदर, एडीए के अंदर, है ना, अजमेर डेस्ट्रॉयमेंट अथॉरिटी, अजमेर विनाश प्राधिकरण। नहीं है? बताओ, विनाश नहीं कर रहे, जगह जगह सड़कें खोद करके, जहाँ पेड़ लगाने चाहिए वहाँ पेड़ हटा रहे हैं, तो विकास है कि विनाश है? हाँ, उनकी नज़र में तो विकास ही है। हाँ, पहले नई सड़क बनाते हैं, तो इसलिए मैं उसको बोलता हूँ हमेशा अजमेर विनाश प्राधिकरण, ना कि अजमेर विकास प्राधिकरण। अब क्या हो रहा है? मेरे को अगर देना बैंक जाना था तो मुझे आगरा गेट तक ही जाना था भैया, या यूआईटी तक जाना था। तो सर आपने खाता मांग के खुलाया भैया, पहले मैं नया बाजार रहता था, अब मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। अब सोचो, अब मुझे कहाँ जाना है? ये पुलिया उतरो, एलआईसी के अंदर एक बैंक ऑफ बड़ौदा, नज़दीक हो गया। और अगर इधर जाऊँ डीआरएम ऑफिस के अंदर अलग से ब्रांच है बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो जगह जगह मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा दिखेगा। तो मेरे लिए तो ईजी हो गया ना काम करना, क्या नहीं हो गया? तो पब्लिक सर्विसेज ईजी हो गई। प्लस देना बैंक का एटीएम के लिए मैं कहीं और जाता,
अब कहीं किसी भी एटीएम से निकाल लूँगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से, तो 4 दिन लगेंगे। किसी और के बैंक के एटीएम से निकालूंगा तो कुछ ट्रांजेक्शन तो फ्री है, बाद में चार्ज लग जाएंगे, इसलिए होते हैं मर्जर। तो मर्जर का अलग अलग कारण हो सकता है, या तो वो लॉस में चल रहा था, या फिर सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए। ये नहीं पता यार, 4-5 ही होंगे, इतने होंगे ये। हाँ हाँ, नहीं वो अलग है, वो CAR से अलग है, वो CAR से अलग है ना। जो बकेट मेंटेन करता है बैंक, उसका कार से कोई लेन देना नहीं है। और RBI क्या करता है, सेकंड और फोर्थ, क्या क्या फ्राइडे को, सेकंड और फोर्थ इन सब बैंकों की इंस्पेक्शन करता है, और वो चेक करता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा CRR SRR और कार मेंटेन है कि नहीं है। यदि तो नहीं है तो पेनल्टी हैवी पेनल्टी है। मतलब इस फ्राइडे को मेंटेन हो गया ना, अब तुम्हारा 14 दिन है, तुम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लो, अब अगली बार कब चेक होगा, एक फ्राइडे छोड़ करके, तो 14 दिन का टाइम है कि तो थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ी ना तो पैसे ले लिए। जैसे अगर अगर आपके व्यापार वाली बात करूं तो 1 लाख आपके पास से 1 लाख आपके अपने घर पे रख दिए थे, फिर भी 20,000 की और ज़रूरत पड़ गई, वो 20,000 आपने क्या करे, पापा की अलमारी में से चुपचाप निकाले, क्योंकि पापा बाहर गए हुए हैं और पापा हर 15 दिन में एक बार आते हैं। तो आप क्या, तो 15 दिन है कि वो 20,000 आपको वापस रखने, पापा को पता भी नहीं पड़ेगा। लेकिन पापा होशियार हुए, पापा नोट नंबर लिख के गए, हाँ, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। लेकिन RBI को नोट नंबर से मतलब नहीं होता है, कुल मिला के आपने वो पैसा रख रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, और क्या पूछ रहे थे? बैंक का जो भी खर्चा है, चाहे सैलरी है, चाहे किराया दे रहा है, चाहे बिजली का बिल भर रहा है, वो सब तो रूटीन एक्सपेंसेस है, उनका उस बकेट से या किसी रिजर्व से कोई मतलब नहीं है। ATM के पैसे बैंक खुद रखेगा, वो बकेट का पार्ट है। ATM में जो पैसे बैंक जमा कर रहा है वो बकेट का पार्ट है, ठीक है। पर इसके लिए भी क्या होता है, कभी भी बैंक है ना ATM में खुद पैसे जमा नहीं करता है, इसके लिए एक सर्विस होती है, हाँ, क्या है वो, CMS, ये कंपनी का नाम है, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। तो कोई भी बैंक क्या करता है, किसी भी बैंक को इससे मतलब नहीं है कि वो अपने ATM में खुद पैसे जमा करेगा, ठीक है। एक थर्ड पार्टी उसने अरेंज कर रखी है, वो थर्ड पार्टी है का नाम है CMS, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। ये इसको पैसे दे देता है कैश, ये इतने इतने, ये आज के 5 करोड़ रुपए हैं, ये तुम्हारे को आज हमारे उस ATM में उतने, इस ATM में उतने लगने, दैट्स इट। वो उसका काम है, उसकी सिक्योरिटी वैन जाती है, तो उसके अलग से एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उन एम्प्लॉय को तनख्वाह बैंक नहीं देता है, बैंक की तो से डील होगी, भैया इतना % तुम्हारा कमीशन होगा या महीने के इतने रुपए देंगे, दैट्स इट, ये होगा, है ना। और भी कुछ पूछ रहे थे क्या? वो 15 दिन की बात है, वो आप पूछ ही नहीं, आप थोड़ी बहुत हेर फेर कर सकते हो, है ना। जैसे आज मतलब सुरेश सर की आज क्लास ऑफ होनी थी ना, तो पहले हमने ये प्लान किया कि आज क्या करेंगे, मंडे वाली क्लासेस आज करा देते हैं। मतलब मंडे को जो मैथमेटिक्स होती, मंडे को जो इंग्लिश होती, मंडे को जो जीके होती, आज करा देते, और सैटरडे वाली क्लासेस मंडे को कराए थे। पर फिर मुझे एक थॉट आया, मैंने उन्हें होमवर्क नहीं करा होगा मैथ का, सबने नहीं करा होगा ना, सबने नहीं करा होगा। बहुत सारे लोग क्या सोच के बैठते हैं कि यार थर्सडे तो आई, सैटरडे संडे को करेंगे, क्योंकि चेक तो कब कराना है, मंडे को, तो कर लेंगे सैटरडे संडे को। अभी दूसरा तो आपकी प्रायोरिटी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, लेकिन मंडे को तो करना ही है ना, वो स्थिति। तो इस चक्कर में आज आपकी क्लास वो नहीं रखी, मंडे वाला शेड्यूल नहीं रखा, नहीं तो क्या होता है अभी इतने भी नहीं आते और फिर बैच आगे बढ़ जाता तो गड़बड़ होती। उस चीज़ को दिमाग में रखा गया। तो RBI को मालूम है, ठीक है तुम काम ले रहे हो लेते रहो, लेकिन हर 14वें दिन पैसे उतने ही वापस चाहिए। अच्छा, इसके बीच में एक चक्कर और भी तो होता है कि बैंक के पास मान लो बैंक के पास में इस फ्राइडे को टोटल डिपॉजिट 100 रुपये है, तो बैंक को 30% रिजर्व रखना ना, 30 रुपये। नेक्स्ट फ्राइडे तक डिपॉजिट 300 रुपये हो गए, तो भैया रिजर्व भी 90 रुपये हो गया। और उसके नेक्स्ट फ्राइडे को मान लो डिपॉजिट 50 रुपये रह गए, तो ये 15 पर आ गया। ये भी तो फ्लक्चुएट होगा ना, जैसे जैसे आपके पास डिपॉजिट बढ़ेगा
या कम होगा, ये भी तो बढ़ेगा या कम होगा। तो बस बैंक उस दिन के अकॉर्डिंग चेक करता है। आगे बात समझ में? और ये हर ब्रांच में चेक नहीं होता है, हेड ऑफिस में चेक होता है, उनके अकाउंट्स में चेक होगा, और फिर बैंक कभी भी वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, बैंक जहां पर भी अपना पैसा रखते हैं वो कहलाते हैं करेंसी चेस्ट। क्या कहलाते हैं? करेंसी चेस्ट। जैसे अब आपने एक नाम सुना, करेंसी चेस्ट किसके होते हैं? आरबीआई के, केवल और केवल आरबीआई के। आरबीआई क्या करता है, हर शहर में एक बनाता है लीड बैंक। क्या बनाता है? ये लीड बैंक की योजना 1969 से शुरू है, और इसका सुझाव दिया था गॉडगिल कमेटी ने। ये आपके एग्जाम में आता है, बैंक के एग्जाम में, कि भाई किसकी समय। अभी होता क्या है लीड बैंक? लीड बैंक का काम है, पहली चीज आरबीआई का असिस्टेंट होना, कि जितने काम आरबीआई के हैं वो सारे काम उस शहर में कौन करेगा? लीड बैंक करेगा। अजमेर का लीड बैंक कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा। अजमेर का लीड बैंक कौन है? तो आप देखना, जब कभी बैंक ऑफ बड़ौदा का आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो लिखा आएगा अजमेर का अग्रणी बैंक, अजमेर का अग्रणी बैंक। तो हाँ, अच्छा नहीं, बैंक अग्रणी बैंक मतलब लीड बैंक। तो अब आरबीआई ने क्या करा भाई, आरबीआई तो सब जगह नहीं हो सकता है। जैसे आपने समझ रहे हो, जैसे एक वो फ्रेज चलती है कि भाई गॉड सेड आई कैन नॉट बी एवरीवेयर सो आई क्रिएटेड मदर। भाई भगवान ने कहा मैं सब जगह नहीं हो सकता तो मैंने माँ बनाई। उधर शैतान ने भी कहा क्या आई टू कैन नॉट बी एवरीवेयर सो आई क्रिएटेड मदर इन लॉ। तो इसलिए मैंने सासू माँ बनाई। ठीक है, तो अब आरबीआई तो सब जगह नहीं हो सकता ना, तो आरबीआई ने क्या करा अपने, वैसे आरबीआई का जो एजेंट है ना, आरबीआई का एजेंट, आरबीआई का एक ही एजेंट है, वो है एसबीआई। पर एजेंट होना अलग बात है और लीड बैंक होना अलग बात है। हो सकता है किसी शहर में एसबीआई ही एजेंट है और एसबीआई ही लीड बैंक है, पर बाकी सारे शहरों में तो ऐसा नहीं होगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अजमेर का लीड बैंक है। इसका मतलब अजमेर में बैंक या बैंकिंग एक्टिविटीज़ को मोटिवेट करने के, प्रमोट करने की जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी वो कौन करेगा? बैंक। जैसे अजमेर में रीजनल रूरल बैंक कौन है? बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसका है? जयपुर में लीड बैंक यूनियन बैंक है, जयपुर का लीड बैंक यूनियन बैंक है। तो जिस शहर में जो बैंक लीड बैंक होगा उसी का फिर रीजनल रूरल बैंक होगा। आया समझ में कि भाई अब गाँव तक भी सुविधा किसको पहुंचानी है? इस लीड बैंक की जिम्मेदारी है। कोई मान लो सरकार स्कीम लेके आती है जन धन योजना, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो लीड बैंक अपने लेवल पर ट्रेनिंग कंडक्ट करेगा दूसरे बैंकों के लिए भी। अब होते हैं जिस मेन मुद्दे की बात है, करेंसी चेस्ट। तो आरबीआई का पैसा वो जो सीआरआर के फॉर्म में रखना है ना, वो हर बार तो आप आरबीआई देने जाओगे नहीं कैश लेकर के भाई। अब अजमेर से राजस्थान में तो एक ही आरबीआई है जयपुर में, अब पूरे राजस्थान के लोग कैश भर भर के अगर जयपुर जाएं तो रिस्की भी तो है। तो आरबीआई बोलता है इसको रख दो करेंसी चेस्ट। वो करेंसी चेस्ट का है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है। तो जैसे आप जिसको एज ए कस्टमर अपने लॉकर बोल रहे हो, वो आरबीआई का करेंसी चेस्ट है, जिसमें पैसा किसका रखा रहेगा? आरबीआई का रखा रहेगा। आई बात समझ में? और बाकी चीज़ें तो आरबीआई आपके पास खुद आके चेक कर लेगा। क्लियर है ये बात? कंफर्म? तो ये हुआ करेंसी चेस्ट के बारे में। तो और क्या पूछ रहे थे अभी आप? नहीं, लीड बैंक चेंज नहीं होता। आरबीआई क्या देता? बस आरबीआई ने लोन दे दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बात खत्म। आरबीआई भी तो बैंक है। बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वापस चुकाएगी पैसा। रिस्की तो है, क्या कर सकते हैं। तो अभी तो क्या होता है, जिन देशों में गवर्नमेंट अति बदतमीज हो जाती है उस देशों में क्या मिलिट्री कब्जा कर लेती है, फिर क्या जनता विरोध करती है। अभी क्या जनता को बिजी कर रखा है कोरोना में, भगवा में, फ्रॉड में, है ना, बिजी कर रखा है। और आप देखोगे सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे पोस्ट कि यार ये पेट्रोल को इतना क्यों रो रहे हो, कोल्ड ड्रिंक भी तो महंगी हो गई। अरे भाई वो सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा ने चिल्ला करके ये नहीं कहा था मैं कोल्ड ड्रिंक सस्ती करूँगा,
बाबा जी ने ये कहा था कि मैं पेट्रोल सस्ता करूंगा। हाँ, तो इसलिए हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं। हाँ, आपने कहा था डॉलर रुपया एक हो जाएगा। अब ये अभी नई नई बातें क्यों कर रहे हो? तो मुद्दे की बात ये है। लेकिन अब ऐसा करने के लिए क्या, गुमराह कर दो, दूसरे दूसरे चीज़ों में उनको उलझा के रखो, उलझा के रखो, उलझा के रखो। अब वो किसान है, छोड़ नहीं रहे इनका पीछा, संख्या में कम है पर मान नहीं रहे, लेकिन कोई भी मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा है। मीडिया तो बोल रही किसान आंदोलन खत्म हो गया, और आप वहाँ जाके देखो तो लाखों की तादाद में किसान ही किसान बैठे हैं। आता है ना। अब अभी सरकार क्या कर रही है, अति कर रही है अपने कुछ चहेतों के लिए। भाई किसने कहा भाई? अब है ना, क्या हुआ कि आज मैंने आपकी बिना बोले बैंकिंग की क्लास रख दी, क्योंकि मजबूरी थी, इमरजेंसी थी, भी सुरेश जी नहीं आ सकते हैं, तो क्लास हो गई। आपका दिन भी जाए नहीं और आपको कुछ यूजफुल चीज़ें सीखने को मिले, एक चीज़। लेकिन मैं तो आपको क्या बोलूँ कि यार वो अब से है ना यार, जो जीके है ना, वो सुरेंद्र सर नहीं पढ़ाएंगे, वो कोई और सर पढ़ाएंगे। अब दो बातें हो सकती है, जो नए वाले सर आएंगे या तो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे तो आप कुछ नहीं बोलोगे, चुपचाप बैठे रहोगे। लेकिन जो नए वाले सर आएंगे मतलब थोड़ा सा कम अच्छा पढ़ाएंगे तो आप बोलोगे ओके। लेकिन जो नए वाले सर आएंगे वो खराब पढ़ाएंगे तो आप आओगे सर वो कि हमने तो कहा ही नहीं था टीचर चेंज करो, आपने फिर टीचर चेंज क्यों करा? आप क्वेश्चन पूछोगे ना। बस यही बात किसान पूछ रहे हैं कि भाड़ साहब, सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा, ये बता दो कि इन सारे किसानों में से या देश का कोई किसान आपके पास आया? कोई पर्ची है संसद की कि किसान ने आपको आके कहा हो, आपके किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहा हो कि हमारे को पुराने किसानी कानूनों से कोई प्रॉब्लम है, कानून बदलो? तो क्यों बदल रहे हो? कोई जवाब नहीं है। चलो साहब बदल दो, बेटरमेंट के लिए करो। ये एमएसपी क्यों गायब कर दिया? मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने क्यों गायब कर दिया? मतलब इसका मतलब कोई भी कंपनी हमारे से किसी भी भाव चीज़ें खरीदेगी? ये तो जुआ हो गया हमारे लिए। अब सरकार का इस पर क्या तर्क है? क्या बेचोगे? मतलब जरूरी थोड़ी आप बेचोगे। मतलब उसमें ये ओपन है कि मैं अगर किसान हूँ तो मेरी इच्छा है मैं मेरा खेत किसी और को दूं या ना दूं, मैं पहले की तरह भी काम कर सकता हूँ। पर क्या है, हमेशा ऐसा होता नहीं है। अगर मेरे गांव में 100 लोग हैं खेतीदारी वाले और 100 में से जब 80 लोग दे चुके होंगे ना, तो बचे हुए 20 को भी देना पड़ेगा, चॉइस नहीं बचेगी। तो अल्टीमेटली सबके सब क्या होने वाले हैं? बर्बाद होने वाले हैं। फिर क्या होगा, एक बार अगर सारा का सारा मामला किसी पूंजीपति के हाथ में आ गया तो वो अपने हिसाब से चलाएगा, वो किसी की बात नहीं मानने वाला। ये प्रॉब्लम है। अब सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है, और भी देश की सरकार नहीं करती है ना। अभी तालिबान वाले मामले में हुआ, अब तालिबान क्रूल है, ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन हमें उसके पीछे ये कारण मालूम नहीं है। शायद क्या हुआ होगा कि परेशान होंगे वहाँ की गवर्नमेंट से लोग, है ना। तो फिर वो उन्होंने हार क्यों मानी, क्यों उनका राष्ट्रपति भागा? तो भाई कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी उनकी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो कारण रहा होगा, ऐसे काम नहीं होगा। तो सरकार जब कहीं गिरती है तो कुछ ना कुछ कारण होता है। और ये बात क्या है, इन गैंगस्टर्स को अच्छे से मालूम है। उन्होंने क्या बहुत अच्छी प्लानिंग करके, मतलब सबसे बड़ी आईटी सेल पूरी दुनिया में किसी की है ना, तो बीजेपी की है। आप क्या समझ रहे हो, ये जो आपके पास मैसेज आ रहे हैं फॉरवर्डेड, ये कोई व्यक्ति बैठ के अपने दिल से बनाता है? टीम होती है, आईटी टीम, ये फॉरवर्ड करते हैं लाखों की संख्या में अननोन नंबर से मैसेज, ये सब है। है ना। तो ये सब पेड है, टोटल सब कुछ पेड चल रहा है ये। और कुछ बैंकिंग टर्म में एक बार मैं, एसटीआर तो मुझे मालूम ही नहीं क्या होता ये मुझे मालूम नहीं। एसटीआर फुल फॉर्म बताओगे तो शायद को ध्यान आ जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं, आरबीआई को सीआरआर मेंटेन नहीं करना होता, ये सीआरआर, एसएलआर और कार, ये केवल कॉमर्शियल बैंक को, केवल कॉमर्शियल बैंक को रखना होता है। किसको? कॉमर्शियल बैंक। रेपो रेट में भी अगर हो सकेगा थोड़ी चर्चा करेंगे, समय मिला तो। कॉमर्शियल बैंक को रखना होता है। अब कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं? जो पैसा कमाने के लिए वो कॉमर्शियल बैंक आम लेन देन कर रहे हैं। जैसे
नाबार्ड, नाबार्ड कमर्शियल बैंक नहीं है, क्योंकि नाबार्ड में आप डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते हो, कारण क्या, आपका काम ही नहीं है। एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, इनमें आप डायरेक्ट अंदर नहीं आ सकते हो, क्योंकि आपका डायरेक्ट काम ही नहीं है ना कोई। कमर्शियल बैंक मतलब सबका काम है भैया। अब रीजनल रूरल बैंक भी कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक का पार्ट है, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक में भी आप खाता खुला सकते हो, मना ही नहीं है। पर आप अगर कहें नाबार्ड में खाता खोलें तो आपका खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि आप किसान नहीं हो, है ना। और नाबार्ड भी एक सब्सिडरी जो सेवाएं दे रहा है आरबीआई की, इससे अधिक कुछ भी नहीं। अब आप आरबीआई में तो अंदर भी नहीं जा सकते हो, आपका क्या काम है। आरबीआई को बोलते हैं बैंकर टू बैंक्स, वो बैंकों के लिए बैंकर है, आम पब्लिक के लिए बैंकर नहीं है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के लिए बैंकर है, आपके और मेरे लिए बैंकर नहीं है। तो ये कॉमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करना होता है, ठीक है ये बात। तो अब जब भी हम कोई भी बात करें तो हम कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे। यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया, आपने कहा साहब ये रिजर्व वगैरह बताओ, तो मैंने आपको बताया कि बैंक के पास पैसा आता है अकाउंट से, डिपॉजिट से, बैंक उसमें से लोन भी देता है, एडवांस भी देता है। लोन एडवांस का फ़र्क बता दिया। इन्वेस्टमेंट करता है शेयर डिबेंचर्स में, उसी को बॉन्ड कहते हैं। और शेयर जब डिबेंचर गवर्नमेंट इशू करे तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहलाती है। अब आता रिजर्व, प्रोविजनल बता दिया आपको, कहीं से डीडी के पैसे आपके पास में थोड़े समय के लिए आ गए। बकेट्स बता दिया आपको, रिजर्व बता दिया, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, कार, ये बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो गया। क्यों ब्लॉक हो गया आपको मैंने बता दिया, वरना आपकी इमेज धूमिल हो जाएगी और सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर ब्याज क्यों लेते हैं ये बता दिया, मर्जर्स क्यों होते हैं ये बता दिया। सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस कहाँ गया, तो सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस के बारे में बता दिया कि अति विश्वास करना कि भैया ये सच बोल ही रहा है, ये आपको ले डूबा। आपको जाके इंस्पेक्शन करना चाहिए था वहाँ मकान भी है कि नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं करा, उन्होंने सबको सच मान लिया। डन। मार्जिन मनी बता दिया, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज बता दिया, कम मेंटेन करना होता, लीड बैंक बता दिया, और कमर्शियल बैंक के बारे में बता दिया। चलो अभी अपने पास समय बच गया, कोई डाउट है क्या इसके अंदर? ये सारी के सारे स्लाइड अभी कॉपी कर लेना, एक आदमी यहाँ बैठा देंगे, कॉपी करते रहना, ठीक है। तो आपका समय इन्वेस्ट हो रहा है, लिखोगे तो अगले 15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, फिर वो आपके काम नहीं आएंगे। अब क्या होता है, एक होती है बैंक रेट, क्या होती है यार, आप है ना कन्फ्यूज़ हो गए, कि कन्फ्यूज़न से बचने के लिए पहले मैं आपको कुछ और समझाता हूँ। CRR किस फॉर्म में होता है? कैश के फॉर्म में होता है। किसके पास होता है? RBI के पास होता है। आपको कैसे याद रहेगा, क्योंकि इसमें 2 बार क्या आ रहा है, R आ रहा है, एंड R फॉर RBI। एक होता है CAR, कार आप कहाँ रखते हो? अपने घर में रखते हो? अपनी कार अपने घर में रखते हो कि दूसरे घर में रखते हो? तो खुद के पास रहता है। किस फॉर्म में होता है? कैश के फॉर्म। अब बचा क्या? SLR, वो आपको मालूम है गोल्ड, GSEC और करंट अकाउंट में होता है, ठीक है। वो कहीं भी हो सकता है, गोल्ड तो आपके पास में होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो डिजिटल होती है आजकल, कहीं भी हो सकती है, आपके खाते में पड़ी हुई है, और करंट अकाउंट किसी और के पास में। अब आते हैं बैंक रेट पर, BR का मतलब, अब एक टर्म होती है कॉमर्स में, दैट इज बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। ये बिल, बस आपको ये टर्म याद रखनी है, क्योंकि अभी समझाने का समय नहीं है। बैंक रेट, बैंक रेट में क्या होता है? RBI, बैंक रेट में RBI। अदर बैंक्स को, अब वो जब मैं अदर बैंक्स की बात कर रहा हूँ तो कौन से बैंक की बात कर रहा हूँ? कमर्शियल। अब वो फॉरेन बैंक भी आ गए, RRB भी आ गए, जो भी बिजनेस कर रहे हैं। इन बिल्स रिसीवेबल को रीडिस्काउंट करता है। क्या करता है? रीडिस्काउंट। तो ये बिल्स जो होते हैं ना, ये बिल एक तरह का क्या होता है? एडवांस होता है। बिल क्या होता है? एक तरह का एडवांस। तो बिल 2 तरह के हो सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल भी हो सकते हैं और बिल्स पेएबल भी हो सकते हैं। मान लो मुझे किसी को पैसे देने हैं तो मेरे लिए पेएबल हो गए, और लेने हैं तो रिसीवेबल हो गए। और इन बिल को, इन बिल के एवज में, इन बिल की गारंटी पे बैंक क्या देते हैं? लोन नहीं, एडवांस देते हैं। क्या देते हैं? एडवांस। अब ये बिल क्या होता है कि ये मान लो व्यक्ति A है, इस व्यक्ति A ने मुझे एक बिल दिया कि भैया ये 1 लाख रुपए मैं आपको 10 दिन बाद दे दूंगा। कब दे दूंगा? और मैं बैंक हूँ, मैं भी हूँ, ये मेरा बैंक है, मैं बैंक के पास गया, देखो भैया मुझे A ना 10 दिन बाद 1 लाख रुपए देगा, ये 1 लाख रुपए का बिल पकड़ो, ये एक ही गारंटी रही। तो बैंक क्या करेगा? बैंक मुझे 1 लाख रुपए दे देगा, लेकिन उसमें ब्याज काट लेगा।
ब्याज, तो वो ब्याज काटने को ही डिस्काउंट बोलते हैं। अब वो 1 लाख रुपया 10 दिन बाद इससे डिमांड करेगा और ये उनको 1 लाख रुपया दे देगा, तो नहीं देगा तो फिर मुझे देना पड़ेगा। बैंक एक्चुअली मेरी गारंटी पे दे रहा है, बस मैं तो उसका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। वो लंबा प्रोसेस है। तो अल्टीमेटली मेरा बिल डिस्काउंट हो गया मेरा बिल डिस्काउंट। मैंने जो ब्याज भरा वो ब्याज नहीं कहलाएगा, वो डिस्काउंट कहलाएगा, ठीक है ये बात। अब ये बैंक इससे 10 दिन बाद पैसे लेगा, ट्रांजेक्शन हो गया खत्म। ये पैसे एक साथ मिले या किस्तों में मिले, इसलिए क्या है, एडवांस, ठीक है ये बात। लेकिन अब अगर यही चीज 1 लाख रुपए की नहीं होकर के 100 अरब रुपए की होती, कितने की, 100 अरब रुपए की, और 10 दिन बाद नहीं होता, 3 महीने बाद होता, कितने महीने बाद, तो 100 अरब रुपए लेके मैं इनके पास में गया, मेरी गुडविल अच्छी इन्होंने दे दी, ऐसे हर किसी को नहीं देंगे, वो गुडविल होगी तो ही देंगे, ठीक है। तो इन्होंने 3 महीने का ब्याज काट के मुझे पैसे दे दिए, पर 100 अरब बहुत बड़ी रकम है। 100 अरब का मतलब 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने मुझे दे दिए। अब इस बैंक को जरूरत पड़ी तो बैंक कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। इसलिए आरबीआई उस बिल को डिस्काउंट नहीं कर रहा है, क्योंकि डिस्काउंट तो बैंक किसी और को पहले ही कर चुका ना। अब आरबीआई को क्या करेगा, री डिस्काउंट करेगा। इसलिए वो रेट क्या कहलाती है, बैंक रेट कहलाती है। पक्की बात है ये। अब इसमें पैसा आरबीआई बैंकों को देता है किस पर, बिल री डिस्काउंट करने। एक होता है रेपो रेट, इसकी फुल फॉर्म होती है री परचेज ऑप्शन रेट, री परचेज ऑप्शन रेट। इसमें भी क्या करता है, आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है, इसमें भी आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है, और ये लोन के तौर पे देता है, एडवांस के तौर पे पैसा देता है, बस इसमें बिल डिस्काउंट नहीं करता। क्लियर है ये बात। अब एक होती है रिवर्स रेपो रेट, आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट। इस रिवर्स रेपो रेट में बैंक आरबीआई को लोन और एडवांस नहीं देते। लोन एडवांस तब कहलाएगा जब आरबीआई इनसे पैसे मांगने आएगा, ठीक है। आप मेरे पास में आए, आपने मुझे कहा सर मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, अब मैंने आपको 10 लाख रुपए दी, ये क्या था, लोन, या फिर एडवांस भी हो सकता है, आपके चुकाने पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं थोड़े दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, 2-1 महीने के लिए मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, और मेरे घर पे 100 करोड़ रुपए पड़े, इसको काई लग रही है। तो मैंने कहा ये लड़की है ना, ये बिल्कुल सोबर है, और मैं इसके घर गया, मैंने कहा बेटा 100 करोड़ रुपए आपके पास रख लो। मैंने लोन दिया क्या, नहीं दिया ना। बस जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा था मैंने इनको दे दिया। यही काम जब बैंक आरबीआई के पास करते हैं, लोन एडवांस नहीं होता। लोन एडवांस कब होता, जब आरबीआई इनसे मांगता। आरबीआई क्यों मांगेगा, आरबीआई तो इन्हीं का पैसा इन्हीं को देता है, मालूम है कैसे, वो सीआरआर के 3% है ना, वही तो देता है, वरना आरबीआई का पैसा कहाँ से आया, समझ रहे हो। तो ये क्या करता है, अब मान लो 20 बैंक है, 20 बैंक में से 10 बैंक तो इसको रिवर्स रेपो रेट पर आरबीआई को दे देंगे, आरबीआई यही पैसा इनको दे देगा। अगर आप मांग रहे हो तो लोन है, और कोई अपने आप दे रहा है तो वो लोन थोड़ी है, वो तो आपकी सिक्योरिटी है। तो अब जैसे क्या है, आप अगर बैंक से होम लोन लेते हो तो वो लोन है ना, और आपने जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करा वो बैंक ने आपसे लोन थोड़ी मांगा, वो आपके लिए डिपॉजिट है। यस, तभी तो ये बैंकर टू द बैंक्स है। तो आप ये पैसा क्या करते हो, डिपॉजिट कराते हो। क्यों डिपॉजिट कराते हो, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है आपके पास में, क्या पड़ा है, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है। डन, क्लियर है ये बात। अब ये 3 रेट एक साथ चलती है, समझ में आ रही है भाई सारी बात, दिखाई पड़ रहा है क्या ये, अभी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब ये 3 रेट एक साथ चलती है, इसे बोलते हैं LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सबसे पहले होती है रेपो रेट। क्या होती है, रेपो रेट से कुछ कम होगी रिवर्स रेपो रेट, और जितनी ये कम होगी उतनी ज़्यादा होगी MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मुझे तो सीधी बात बताओ, ये रेट सबसे कम होगी, इसका मतलब आरबीआई
पैसा लेगा, देगा नहीं, क्योंकि कम पे तो लेगा। ये रेट क्या होगी, मॉडरेट होगी, इसका मतलब कम पे लेकर ज़्यादा पर देगा। और ये रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसका मतलब आरबीआई पैसे ले रहा है कि दे रहा है, दे रहा है, तभी तो ज़्यादा ब्याज लेगा। पर ये क्या, और ये क्या है, ये ओवरनाइट होती है, एक दिन के लिए पैसा मिलता है। कितना, एक दिन के लिए, और वो भी 1% ऑफ योर डिपॉजिट। जितने बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है उनका केवल 1% ही ले सकता है, ओवरनाइट लोन है। हाँ, भले सैटरडे को ले लिया तो संडे तो बंद है, तो मंडे तक हो गया, या सेकंड फ्राइडे को ले लिया तो सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे तो ऑफ है ना, तो मंडे तक के लिए हो गया, वो बात अलग हो सकती है। पर एक ही वर्किंग डे में पैसा वापस रीपे करना होता है। अब इनकी रेट्स मुझे ध्यान नहीं है। और आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इन तीनों को चेंज नहीं करता है, आरबीआई केवल रेपो रेट को चेंज करता है। लेट्स से रेपो रेट एक्स है, कितनी है, एक्स है, और तो ये अपने आप ही एक्स माइनस वाई हो जाएगी, और ये अपने आप ही एक्स प्लस वाई हो जाएगी। इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आरबीआई निम्न में से किन दरों को निर्धारित करता है। पहला ऑप्शन एमएसएफ, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, इन सभी को, केवल रेपो रेट को, सभी को नहीं। आरबीआई केवल रेपो रेट को एडजस्ट करता है और किसी को एडजस्ट नहीं करता, बाकी अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो माना कि रेपो रेट एक्स का मतलब 10 है और वाई का मतलब 1 है, तो रेपो रेट कितनी हो गई, 10, तो रिवर्स रेपो 9। आरबीआई ने किसको छेड़ा, दैट्स इट। आ गई ये सारी बात समझ में। जरूरत पड़ रही है बैंक को ओवरनाइट, एक दिन के लिए, कुछ भी काम हो सकता है बैंक के पास में, वो बैंक जाने। इमरजेंसी के लिए 1% लोन मिलेगा टोटल डिपॉजिट का, और वो भी केवल एक दिन के लिए, एक दिन से ज़्यादा के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, बैंक रेट भी आरबीआई डिसाइड करता है, पर ऐसा ऑप्शन आएगा नहीं ना, वरना क्या हो गया, रेपो भी सही हो गया और बैंक रेट भी सही हो गया। डन। तो आज के लिए इतना ही। अब आप क्या करेंगे, ये कोई भी एक व्यक्ति आगे आ जाओ जिसको ये बोर्ड चढ़ना आता हो, बस ये स्लाइड को आगे करना है, यहाँ से लिखते जाओ कौन आगे आ रहा है भाई साहब। हाँ, इनमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का फर्क होता है, रेपो रेट में और बैंक रेट में। अब वो अपन और टेक्निकलिटी में फिर अगली किसी क्लास में जाएंगे, ठीक है। हाँ, फोटो नहीं लिखो ना आप, फोटो क्यों ले लोगे, फोटो क्यों लोगे, लिखोगे, लिखना नहीं आता आपको, जी क्यों रहे हो, लिखना आता है ना, लिखो फिर। ये आरबीआई केवल केसीआर के सारे परसेंटेज केवल आरबीआई ही डिसाइड करता है ना। हालांकि बात वो है कि मैंने आपको कहा कि यार जीके की क्लास आज कितनी बजे होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, सुरेंद्र सर। पर सुरेंद्र सर किसकी बात मान रहे हैं, मेरी। तो मैं तो क्या करूँगा, सुरेंद्र सर जाने आप जानो, लेकिन सच ये है कि आरबीआई को कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, तो गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं मानना था रघुराम राजन को, उसने कहा मैं नोटबंदी नहीं करूँगा, उसने इस्तीफा दे दिया। बोले हट बट किसी और को बुलाओ, वो करेगा नोटबंदी, क्योंकि मुझे मालूम है नोटबंदी का समय ही नहीं है, ये आपके यहाँ तैयारी नहीं है नोटबंदी की। लेकिन आपने सुबह सुबह चाय पी, आपको चाय चढ़ गई, आपने कहा नोटबंदी। फिर 2-3 साल बाद में आपको एक बार सुबह सुबह और चाय चढ़ गई, फिर आपने कहा देशबंदी, लॉकडाउन। कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं आपके पास लॉकडाउन का, कोई नियम नहीं, कोई कायदे नहीं। और जितनी बुरी तरह से पब्लिक को मारा गया ना, दुनिया के किसी देश में नहीं मारा गया। इस वक्त पूरी दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों के अंदर में केवल एकमात्र देश है पे रिंगटोन बजती है कोरोना वाली, बाकी सब देशों में बंद हो गई। मतलब आपकी कितनी इमरजेंसी हो, पहले वो कुत्ता भौंकेगा, है ना। ये केवल एक देश बचा है, पहले तो भूटान और नेपाल में भी था, बांग्लादेश में था, वो सब बंद हो गए। अब केवल भारत में चल रही है रिंगटोन। ठीक है भैया, तो एक व्यक्ति को आगे आ जाओ यार, विपुल, अंकित आ जाओ भैया, स्लाइड आगे करते रहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, चिल्लम चोट मत करना। कॉपी तो हमारी हो गई, आपको मालूम है ना क्लास में लिखना ही मना होता है। अभी सेव कर देते, अभी कर देते हैं सेव भी।